हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपको खूबसूरत से चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है शेप ऑफ मेनिस्कस। क्या है? तो मेनिस्कस बेसिकली क्या होता है? आप जब क्या करते हो किसी लिक्विड में, अब ये जो आप डायग्राम देख रहे होंगे ना, ये आप सोच रहे होंगे कि कहाँ का डायग्राम है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में इसको ओपन रखना चाहिए, ये ऐसे क्लोज नहीं रखना चाहिए इनको। आप कोई लिक्विड में क्या डालते हो? कैपिलरी ट्यूब डालते हो बच्चों। क्या डालते हो? कैपिलरी ट्यूब डालते हो। तो डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर, वो अप राइज करेगा या फॉल करेगा। ठीक है, तो ये वाले केस में ऊपर से इसका शेप कैसा है? कॉनकेव है। कैसा है? तो कॉनकेव वाला क्या किधर जाता है? ऊपर जाया करता है। किधर जाया करता है? ऊपर जाया करता है। अब क्यों जाया करता है, ये पूरा रीजन वहां पर बात करेंगे अब। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए आप, कॉनकेव वाले में ये लिक्विड किधर राइज करता है? ऊपर की तरफ राइज करता है। अच्छा, ये गलत बनाया हुआ है, यहां पर आपका ओपन ट्यूब होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? कैसा होना चाहिए ये? ओपन ट्यूब रहना चाहिए, इस बात को समझ लो। ओके, और आ, इस वाले केस में आप एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। हम लोग मेन रीजन फाइंड आउट करेंगे कि जब हम लोग कोई कैपिलरी ट्यूब कोई लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड राइज क्यों करता है, ऊपर की तरफ क्यों जाता है। ठीक है, इसका रीजन आपको वहां पर समझ में आएगा। तो इसको कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहते हैं? मेनिस्कस। तो इसका शेप यहाँ कैसा है? ऊपर से देखने का, नीचे से नहीं। ऊपर से कैसा है? कॉनकेव है। ऐसा हाथ रखा तो ऐसा होगा ना, और ऐसे मैं सामने लेकर आऊं आपको, ये वाला कैसा दिखाई दे रहा है आपको? कॉनकेव है। क्या है ये? कॉनकेव है। ठीक है, और ऐसे ही आप नीचे वाला देखोगे, नीचे वाला देखोगे तो कैसा होगा? ऐसे होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा अगर ये सामने रखो तो? कॉन्वेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम देख लीजिए, अभी बताया मैंने, ये वाला। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब वो जो राइट साइड में आप डायग्राम देख रहे हो, वो कौन सा पार्ट है पता है इसका? ठीक है, ये इतना पार्ट है सिर्फ। कितना पार्ट है? इतना सा। नहीं आ रही बात समझ में? और ये ग्लास का ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका, अगर मैं बोलूं, ये ग्लास थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। तो आपका इतना पार्ट जो है ना, ये इतना हम लोग डिस्कस करेंगे किसके अंदर। ये ग्लास थोड़ा सा मोटा कंसिडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा ग्लास, और ये रहा वो लिक्विड, और ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपको डिस्क्राइब करना है कैसे क्यों हुआ। समझ आ रहा है? अब आपको वो डायग्राम समझ आया जो राइट साइड में गिवन है, वो एक्चुअल में कहाँ का डायग्राम है? इसी को बेसिकली अपन जूम करके बात कर रहे हैं। क्योंकि कभी ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों कि मेरे पास ये सॉलिड है, मतलब एक ग्लास है फॉर एग्जाम्पल, और लिक्विड अगर मैं साइड में क्या ऐसे रख सकता हूँ? ऐसे हो सकता है, लिक्विड खड़ा हो सकता है यहाँ पर। तो ये पूरा क्या नाम है, कैपिलरी ट्यूब में इतना पार्ट अपन जो है ना जूम करके बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? पहले ये फील होना चाहिए कि एक्चुअल में डायग्राम कहाँ का है। तो आई होप ये समझ में आ गया सभी बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। आगे की कहानी सुनो। आ जाते हैं, तो इसमें है शेप ऑफ मेनिस्कस, हमारा पहला टॉपिक है। पहला वाला मैंने क्या बताया, ये वाला कैसा शेप होगा इसका? ऐसे, ऐसे होगा। कैसे होगा ये, क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव। ठीक है, अच्छा, उसमें कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपको पता है। अब यहां पर सुनो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की कहानी सभी बच्चों को पता होगी। पता है नहीं पता है? ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कॉनकेव वाले में यहाँ वाले लिक्विड जो है वो थोड़ा सा ऐसे सॉलिड के ऊपर थोड़ा सा चढ़े हुए होते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, हम लोग को रीजन भी पता चलेगा कि क्यों चढ़े हुए होते हैं। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, वहां पर एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेता हूँ। ये लिक्विड का ही एक मॉलिक्यूल, ए नाम दे देता हूँ उसका, या ए पॉइंट पर कोई मॉलिक्यूल है मेरा। तो मॉलिक्यूल ये पता है आपको, जो इसके अराउंड में मैंने एक स्फीयर बनाया, इसको क्या कहूंगा मैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस।
अच्छा, मॉलिक्यूल सिर्फ इतना जितना मैंने रेड डॉट बनाया हुआ उतना ही है, लेकिन ये क्या है? हाँ, नाम उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये? जितने दूर तक वो अट्रैक्ट कर सकता है वो उसका रेंज, और उस रेंज को रेडियस मान के हमने उसके सराउंडिंग में एक गोला बना दिया कि ये इसके अंदर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो वो उसको क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? अट्रैक्ट। अगर कोई मॉलिक्यूल इसके बाहर है, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के क्या है, बाहर है, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सही बात है? इतनी कहानी समझ आती है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की, मैंने मॉलिक्यूलर थियरी में आपको बताया। अच्छा, और एक बात, क्या आप सभी बच्चों को यह पता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट को ड्रॉ कैसे किया जाता है? यस, ठीक है। ये आपका बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। कौन हो गया? लिक्विड और सॉलिड। ये कौन है? आपका ग्लास है। कौन है ये? ये कौन है? आपका ग्लास है। कैपिलरी ट्यूब बताया था ना, तो उसकी थिकनेस है ये, ठीक है, वो सॉलिड है, और ये अपना लिक्विड है। अच्छा, हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनाते हैं इसको समझो। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। व्हाट इज दिस? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यहां से मैं फ्री सरफेस पे क्या करूंगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। उस टेंजेंट और ये सॉलिड का सरफेस ये है ना, इसके बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ऐसा दो सिचुएशन हो सकता है, मैंने बताया था कि टेंजेंट और ये सॉलिड यहां भी तो है, ये एंगल भी तो हो सकता है, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ इतना कि एंगल बिटवीन टेंजेंट और सॉलिड, तो ये वाला भी एंगल हो सकता है। लेकिन ये वाला डिफाइन में हम लोग ने क्या बोला था? मेजर्ड विद इन द लिक्विड या इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर से मेजर करना है, वो वाला एंगल कौन होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ये वाला एंगल आपको 90 से ज्यादा दिखाई दे रहा है या कम? कम। 90 से कम वाले एंगल को क्या कहते हैं? अक्यूट कहते हैं। तो आपको याद रखना है, कॉनकेव वाले में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? अक्यूट होता है। क्या होता है? अक्यूट होता है। अच्छा, आगे की कहानी सुनो। अब बच्चों, ये जो ए मॉलिक्यूल है ना, ऐसे ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, इस पे ना डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये बताना है, सबसे पहले मैंने मॉलिक्यूलर थियरी में आपको एडेसिव और कोहेसिव फोर्स के बारे में बताया हुआ है। ये एक मॉलिक्यूल है और ये उसी की तरह दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? सेम सेम मॉलिक्यूल है तो कोहेसिव होगा। वेरी गुड। अगर ये एक मॉलिक्यूल है और ये कोई अनदर मॉलिक्यूल है डिफरेंट सब्सटेंस का, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? एडेसिव होगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, इसलिए रेड रेड से बताया हुआ है। डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में हुआ तो एडेसिव होता है। समझ आ गया? सेम, कोहेसिव, डिफरेंट, एडेसिव याद रहेगा, डिफरेंट वाला एडेसिव होता है। अब मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है बच्चों, ये मेरे पास ए मॉलिक्यूल है और यहां पर ये सब उसी की तरह होंगे ना, लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मैं देखो कुछ बना रहा हूं, ठीक है, इसको समझिएगा बात। अब इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये वाले जो है ना, ये भी उसको खींच रहे होंगे, ऊपर चढ़ के बैठा है ये। कहां चढ़ के बैठा है? ऊपर। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दूसरे आ रहे हैं ना, तो वो भी इनको अट्रैक्ट करेगा और ये भी उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं इस पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू दिस। अच्छा, इसके बीच में और भी है, इसके बीच में ऐसे और भी रेड डॉट्स है, मतलब उसके सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, क्योंकि लिक्विड में ये वो लिक्विड में ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। तो ये वाले इसको ऐसे खींचते हैं, ये वाले इसको ऐसे खींचते हैं, रिजल्टेंट किधर जाएगा बच्चों? ये ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? उनके बीच में जाएगा। किधर जाएगा? बीच में। तो रिजल्टेंट इसका कहीं पर ऐसे आ रहा है, ठीक है, जो दोनों तरफ से एक्चुअल में ये वाला जो है ना एडेसिव वाला फोर्स, ये दोनों तरफ से, ये वाला सरफेस एक है और एक ये वाला सरफेस है, दोनों से अराउंड जो है ना, आप बोल सकते हैं 45 कुछ एंगल बनाएगा, या इनके बीच में रहेगा, बस आप इतना समझ लो। कहां रहेगा भाई?
बीच में रहेगा। तो ये वाला कौन सा फोर्स है? ए से सी जो मैंने वेक्टर बनाया हुआ है यहां पर, अब ये एरो बनाया हुआ है, ये कौन सा फोर्स है? कोहेसिव है। कौन सा है ये? नेट कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? अब ये नेट क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि देखो ये वाले भी खींच रहे हैं, ये वाले भी खींच रहे हैं, और बीच में और भी लोग खींचेंगे उसको। तो जो नेट कोहेसिव फोर्स है वो किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, या उनका रिजल्टेंट बीच में आएगा? उनका रिजल्टेंट इधर बीच में आएगा। तो एसी कौन है? नेट कोहेसिव फोर्स है, याद रखिए। कौन सा फोर्स है? एसी नेट कोहेसिव फोर्स है, ड्यू टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है, प्रेजेंट इन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अंडरस्टूड? इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, आगे सुनो। अच्छा, ये जो ए मॉलिक्यूल है उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये ग्लास भी आ रहा है, सॉलिड भी आ रहा है। सुनो बात को, कौन आ रहा है? सॉलिड। तो मैं देखो अभी कौन कौन से बना रहा हूं मैं। एक तो यहां पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसको मैंने डिफरेंट कलर से बनाया, ओके, ठीक है। नीचे 4 है, ऊपर भी 4 प्रेजेंट है। ये 4 उसको नीचे की तरफ खींचते हैं, ये वाला उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। नेट क्या होगा इसका? 0। मतलब जो ऐसे प्रेजेंट है उनका नेट तो क्या होने वाला है? 0। उसकी कहानी खत्म। अब यहां पर कौन प्रेजेंट है? ठीक है, दिखाई पड़ रहे हैं? अच्छा, तो इसकी वजह से अपन और भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन दोनों का भी रिजल्टेंट, फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर बात करूं, ये वाले ऐसे बात करूं, ठीक है, तो 3 इधर पे खींच रहे हैं, 3 इधर खींच रहे हैं, या 4 लोग खींच रहे हैं फॉर एग्जांपल, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर ही आएगा ना, ठीक है। तो यहां पर जो अपोजिट में वो तो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। या मैं बोलूं दो फोर्सेस है, मान लो एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, तो इसका एक ये कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा। कंपोनेंट रिजॉल्व करने आता है ना, ये एफ है फॉर एग्जांपल, ये कुछ आप एंगल ले लेते हैं, थीटा कुछ एंगल ले लेते हैं, तो इसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और ये भी मेरे पास एफ है, इसका भी कंपोनेंट एफ, तो 2f कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा एफ साइन थीटा, और यहां पर एफ साइन थीटा। ये वाले फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर दो। बचेगा कौन? सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स बचेगा। कौन सा बचेगा? तो इनका जो नेट, जो डिफरेंट, देखो ब्लू और रेड के बीच में कौन सा फोर्स होगा? ब्लू रेड डिफरेंट है, एडेसिव होगा। मतलब ग्लास और लिक्विड, जो ए मॉलिक्यूल है मेरा, वो कौन है? लिक्विड मॉलिक्यूल है। कौन है? लिक्विड, ठीक है। वो अलग सब्सटेंस से बना हुआ है, ग्लास अलग सब्सटेंस से बना हुआ है। डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में फोर्स होता है एडेसिव, और नेट एडेसिव किस तरफ आएगा? अलोंग दिस। तो ये एपी कौन है आपका? बराबर, एपी इज नेट एडेसिव फोर्स। इतनी कहानी समझ में आ गई। और ए मॉलिक्यूल जो है ना बच्चों, बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसका जो वेट की वजह से, यानी फोर्स आएगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। मास अगर बहुत कम है तो वेट भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो हम लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर किसको निग्लेक्ट कर रहे हैं? वेट ऑफ द ए मॉलिक्यूल को निग्लेक्ट किया जा रहा है। याद रखिए, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल का मास बहुत कम रहेगा, तो वेट भी क्या होगा? कम ही आएगा। आगे सुनो, क्या आप मुझे बता सकते हो इस ए मॉलिक्यूल के ऊपर, ए मॉलिक्यूल के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। ये वाला AC है और ये कौन है? AP है। ये वाला एडेसिव है और ये वाला कौन है? कोहेसिव। अब ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कहां आएगा? किधर आएगा? हाँ, तो ये बेसिकली आप कैसे डिसाइड करोगे, ये बात ध्यान रखो। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ना, इट इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करूं, मतलब जब ये स्टेबल हो जाएगा, ऐसे चढ़ के बैठ जाएगा एट इक्विलिब्रियम, चाहे राइज हो गए या फॉल हो गए, जब वो रुक जाएगा इक्विलिब्रियम पर, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट का क्या ये था डायरेक्शन? देखो यहां पर टेंजेंट ऐसे था कि नहीं? दिस इज 80। तो इन दोनों का याद रखो, कोहेसिव और एडेसिव का जो रिजल्टेंट होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। किसके? एट इक्विलिब्रियम। ये हमेशा इसको परपेंडिकुलर होता है, तो आप डायरेक्शन बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकते हो। क्या इतनी कहानी समझ आई? क्या बोला मैंने बच्चों? यस एवरीबॉडी? ए वापस है तुम लोग, बिठा ना उसको।
बैग अंदर डालो ना, बेंच के अंदर गैप क्यों बनाया गया यार, अंदर डालो बैग। इधर आओ, इधर आओ। जल्दी आने का ना। ए, इतनी कहानी समझ आई क्या? आप कोहेसिव और एडेसिव का रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा? अच्छा, टेंजेंट ड्रॉ करने सभी बच्चों को आता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर और फ्री सर्वे से क्या बनाने का, फ्री सर्वे ऐसे टेंजेंट बना देने का, वही हो जाता है टेंजेंट अपना। और कोहेसिव, इधर कितने लोग बैठे हैं? ये तुम लोग आगे आ जाओ तीनों, हाँ आ जाओ, आ जाओ अभी। ज्यादा ऊपर करने का नहीं, दुखेगा नहीं, टेंशन मत, ठीक है? ये बच्चों सुनो, कहानी सुनो। मैंने आपको सब बंद कर देगा। ए भाई आगे आ जा, तू भी आगे आ जा, तू भी आगे आ जा, जिन लोग को कंजेस्टेड हो रहा है इधर आ जाओ। तुमको भाई साहब कंफर्टेबल है? हाँ, नहीं तो इधर आके बैठ जाओ अगर दिक्कत है तो। ए, तेरी कंप्लेंट आई है शाहिद ठेकिया, लेक्चर में ज्यादा बात मत किया कर, बता रहा हूँ तेरे को मैं। इंग्लिश तुम लोगों को कल का लेक्चर समझ आया? हाँ, नहीं आया? किसको नहीं आया? हाँ, तो उसके लिए ना बात नहीं करना रहता लेक्चर में। गर्ल्स, गर्ल्स लोग ऑनेस्ट आंसर देते हैं, बॉयज क्या ध्यान देना नहीं है, नहीं समझ में आया। सब लोग मेरे जैसा नहीं रहेंगे कि कान खींच के एकदम बैठा के पढ़ाएंगे तुम लोग को। समझ आ रहा है क्या? बाकी लोग लेक्चर समझ आया? तू बता ना, तेरे को नहीं समझ में आया? बोल, थोड़ा लेक्चर में ध्यान दो तुम लोग का, बता रहा हूँ, फालतूगिरी नहीं चाहिए तेरे को, खास तौर पे बोल रहा हूँ भाई, तेरा लास्ट वार्निंग है। तू अलग ही बैठ अगर तेरे को बाकी लोग से तकलीफ है तो, बात मत कर। लेकिन ये बच्चों सुनो, ओके, मैंने आपको यहाँ पर कितने फोर्सेस बताए, शुरुआत से सुनो। सेम सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्सेस कौन सा बताया? कोहेसिव। डिफरेंट सब्सटेंस, अच्छा जो ए मॉलिक्यूल है वो तो मेरा लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो दूसरे लिक्विड और उसके बीच में कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव होगा। और ग्लास और ए मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा होगा? एडेसिव होगा। कोहेसिव इधर आ रहा था, एडेसिव इधर आ रहा है, समझ आ रहा है? ऐसे डायग्राम बना, और टेंजेंट कुछ ऐसे बना मेरा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप ड्रॉ कैसे करोगे ताकि एकदम करेक्ट आए आपका? तो हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है एट इक्विलिब्रियम, हमेशा टेंजेंट को क्या होगा, तो आपको बस इसका 90 देख के इधर ड्रॉ कर देना, खत्म हो गई कहानी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है इसको नाम दे दिया मैंने ए आर, क्या नाम दे दिया? तो ए टू आर, ये किधर आ रहा है? ग्लास में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ग्लास में आ रहा है। नहीं देखो ना, लिक्विड में जा रहा है कि ग्लास में आ रहा है? अच्छा, ग्लास में कौन सा फोर्स है मेरा? एडेसिव। तो मतलब जो नेट फोर्स आएगा वो ग्लास की तरफ होगा। किधर होगा? तो लिक्विड ए मॉलिक्यूल ग्लास की तरफ, मतलब ग्लास पे चढ़ेगा। कहां चढ़ेगा? ग्लास पे। इन दोनों का किधर आ रहा है रिजल्टेंट? ग्लास पर आ रहा है, ठीक है? तो ग्लास में आ रहा है, इसका मतलब ये जो ए मॉलिक्यूल है ये अपने लेवल से कहां चढ़ेगा? ऊपर की तरफ। इसलिए आप जो देख रहे हो ये क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था? ये होना चाहिए था यहां पर, लेकिन ये ऊपर क्यों चढ़ गया? क्योंकि जो नेट फोर्स आता है वो किधर आता है बच्चों? ग्लास के अंदर आ रहा है, ऐसे। समझ आ रहा है? तो ग्लास में आ रहा है तो ये किधर चढ़ेगा? ग्लास में चढ़ेगा। कहां चढ़ेगा? ग्लास के। तो ग्लास में ऐसे, ये कॉर्नर से ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ा करता है। तो यहां पर ए मॉलिक्यूल क्यों ग्लास की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज नेट जो फोर्स आ रहा है वो कहां आ रहा है? टुवर्ड्स ग्लास आ रहा है, सॉलिड की तरफ आ रहा है, ठीक है? इसलिए क्या करेगा, ए मॉलिक्यूल कहां चढ़ जाता है?
ऊपर की तरफ। तो अगर मान लो ऐसे लेवल है और ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर चढ़ गया, ये वाला भी ऊपर चढ़ गया, तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा? दोनों तरफ से कॉनकेव हो जाएगा। जब दोनों तरफ से ऐसे चढ़ जाए तो सरफेस कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो इस वजह से ये कॉनकेव होता है। अगर यही रिजल्टेंट मेरा किधर आएगा? लिक्विड के अंदर आएगा ना। किधर आएगा? लिक्विड। अब देखोगे नेक्स्ट वाला, तो ए मॉलिक्यूल ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ। और ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो शेप ऐसा हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। दोनों तरफ से देखो ना, दोनों तरफ से नीचे चला गया, क्रीप डाउनवर्ड करके बोलेगा उसमें, नीचे की तरफ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? फिर कॉन्वेक्स हो जाएगा। और हम लोग इसका शेप ऊपर से बात कर रहे हैं। हाँ, आप इसका नीचे, इसका क्या नाम है, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो, ये वाला, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये क्या है? कॉनकेव है। नीचे से देखूंगा तो कॉन्वेक्स है। समटाइम ऑप्शन वगैरह जब इस पर पूछा जाता है तो कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड ऐसे करके ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ऊपर से जो शेप डिसाइड किया जाएगा वो कहाँ से देखा जाएगा? ऊपर से। ऊपर से कैसे दिखता है? अच्छा, तो ये वाला डायग्राम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, सारे एरो समझ में आ गए होंगे। दूसरा डायग्राम, इसका थियरी मैं रीड करता हूं अभी, लेकिन आ जाओ पहले दूसरा डायग्राम मैं एक्सप्लेन करता हूं। और सिर्फ डायग्राम आपको 2 मार्क के लिए पूछ चुका है बोर्ड में। हाँ, सिर्फ ओनली डायग्राम। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, वो जो कॉनकेव वाले में हमने लिक्विड इस्तेमाल किया था उसमें एक एग्जाम्पल आप याद रखिए, मैंने पहले भी बता रखा है। कैरोसिन है वो। कौन है? कैरोसिन। ठीक है, जो सॉलिड को पार्शियली वेट करता है। कैसे वेट करता है? पार्शियली वेट करता है। अच्छा, दूसरा वाला, ये वाला डायग्राम और पहले वाले में क्या फर्क दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब इसमें क्या हुआ होगा डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये कौन है? ए मॉलिक्यूल है। कौन है ये? कौन है ये? स्फीयर। कौन है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसका क्या मतलब है कि इसके गोले के अंदर जो भी आएगा ये उसको अट्रैक्ट करेगा या वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। समझ आ रही बात? अच्छा, मैं अगर इसके बात करूं, इसके गोले में जो लिक्विड आएगा, देखो यहां से ऐसा सरफेस जा रहा है बच्चों, तो मैं यहां पर कुछ ऐसे बना देता हूं। ऐसे बना दिया, देख रहे हो? नहीं? अच्छा, ठीक है, कहानी अच्छे से समझो बच्चों आप लोग। अब मुझे एक चीज बताओ, इस मॉलिक्यूल को ये लोग खींच रहे हैं, ये लोग भी खींच रहे हैं, नेट किधर आएगा? अच्छा, ये सेम मॉलिक्यूल है कि डिफरेंट है? सेम है, रेड रेड बनाया ना मैंने। तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा? बीच में। तो ये रहा आपका, ये कौन है बताओ? कोहेसिव। ये अगेन दोनों सरफेस से अराउंड 45 एंगल बनाता है यहां से। ठीक है, ऐसे बीच में रहता है। अच्छा, अब आगे की कहानी, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं कौन बताएगा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये फ्री सरफेस हो गया लिक्विड का, यहां से आप ऐसे सीधी एक लाइन खींच देंगे, ये कौन हो गया? पहले टेंजेंट ऐसे हुआ करता था, अब टेंजेंट ऐसा हो गया। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बता सकते हो ये कितना? 90 से ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? टेंजेंट और इस सॉलिड के बीच का एंगल। देखो ये वाला एंगल, पहले टेंजेंट मेरा ऐसे था तो एंगल कम था, 90 से कम था। अब टेंजेंट ऐसा हो गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? 90 से ज्यादा हो गया, यानी क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। क्या हो गया? 90 से ज्यादा वाला, 90 से ज्यादा वाला ऑब्ट्यूज। क्या है रे भाई? व्हाट इज दिस? हाँ, आ जाओगे इधर बैठ जाओ, नहीं तो उधर ही बाजू में बैठेगा। ए सुनो बच्चों, देखो चीजें आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। चीजें बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बाद में जब आप रिवीजन लेक्चर्स वगैरह देखो और स्मार्ट बन जाओगे आप। अच्छे से देखो। ए सुनो बच्चों, एसी आ गया हमारा। कौन आ गया? मतलब कोहेसिव फोर्स है। कौन सा है? कोहेसिव फोर्स। अच्छा, बाकी ये वाली कहानी तो आपको पता ही है। ए यहां वाले जो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर ये जो मॉलिक्यूल है ऐसे, इन सब का कौन सा कंपोनेंट बचेगा? हॉरिजॉन्टल, जो नेट किधर बना के देगा? इधर पे। तो ब्लू और रेड यानी कौन हो गया? डिफरेंट सब्सटेंस हो गए, ग्लास और लिक्विड। इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स का रिजल्टेंट किधर आएगा बच्चों? इधर आएगा। अब मेरे पास अब की बार
एक क्या नाम है, कोहेसिव फोर्स है, और ये एडेसिव फोर्स है। सेम कहानी है ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा इधर पे, लेकिन इस ग्लास की तरफ या लिक्विड की तरफ ये टेंजेंट से डिसाइड करेंगे। आप कैसे डिसाइड करेंगे? टेंजेंट से। अच्छा, टेंजेंट अब की बार मेरा कैसे बनाया, जरा गौर से देखना बच्चों। ये टेंजेंट कैसे बनाया बच्चों? ये देखो, ये आपका टेंजेंट है, इसको परपेंडिकुलर ये मेरा AR होगा। देख लो, टेंजेंट ऐसा है ना, तो रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस टेंजेंट को क्या होना चाहिए हमेशा। अच्छा, ये किधर आ रहा है बताओ, है ना, विद इन द लिक्विड आ रहा है। मतलब ये A पॉइंट पे जो नेट फोर्स लगने वाला है वो अगर ऐसे पुल करेगा, किधर आ रहा है, लिक्विड के अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है? तो जो A मॉलिक्यूल है वो लिक्विड की तरफ खींचने के लिए ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। तो यहां जो मॉलिक्यूल यहां होना चाहिए था वो किधर जाएगा? तो इट क्रीप्स डाउनवर्ड। क्या बोलेंगे? इट क्रीप्स। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि आपने देखा कि रिजल्टेंट किधर जा रहा है भाई, लिक्विड के अंदर जा रहा है, तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ अगर ये वाला एंड नीचे की तरफ गया, ऐसे ही दूसरा भी इसका किनारा होगा वो भी नीचे की तरफ, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है? फोर्सेस कौन कौन से बात किया, जल्दी से बता दो फटाफट से। कोहेसिव फोर्स बात किया, और कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और एडेसिव किसके बीच में आपने देखा? ग्लास के मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल का देखा है ना, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको ड्रॉ करने का तरीका मैंने कैसे बताया? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फ्री सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, उसको टेंजेंट बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो पहले वाले में आपने देखा, कौन से, कॉनकेव वाले में टेंजेंट ऐसे बनाया था अपन ने। समझ में आ रहा है? ओके। और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था? एक्यूट था। ये वाले केस में क्या देखा? एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है। तो आपको क्या ये चीज दिमाग में फिट होगी कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो मेनिस्कस का शेप कैसा होता है? कॉनकेव होता है। समझ आ रहा है? और एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर ऑब्ट्यूज है तो ये कॉन्वेक्स होगा। कुछ भी सवाल बन सकता है इस पे, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, 1 मार्क का सवाल बन सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, आगे सुनेंगे बच्चों। क्या ये डायग्राम अभी और समझाने की जरूरत है? सारा समझ में आ गया इसके अंदर? नेक्स्ट आगे सुनो बच्चों। अच्छा, ये कौन सा लिक्विड है? इसके अंदर एग्जांपल याद रखिएगा। ऐसा किसमें दिखाई देगा आपको? मर्क्यूरी। किसमें दिखाई देगा? अच्छा, केरोसिन जो है ना, केरोसिन जो है ना, सॉलिड को पार्शियली वेट करता है, गीला करता है। पार्शियली क्या करता है? ऊपर चढ़ता है ना, तो ऊपर चढ़ रहा है तो वो गीला कर रहा है। अगर नहीं चढ़ रहा है तो वो वेट नहीं करेगा। तो जैसे ये ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? नहीं, नीचे जा रहा है ये। तो ये जिस भी सरफेस में डालोगे उसको वेट। तो ये कौन सा वाला एग्जांपल है? याद रखो, कॉन्वेक्स वाला किसमें बनता है? विच डज नॉट वेट द सॉलिड, जो सॉलिड को वेट ना करे। तो मर्क्यूरी, आप मर्क्यूरी को कोई इसमें डालो, कंडे वापस निकाल लो, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर कभी मर्क्यूरी था। समझ आ रहा है? लेकिन यही केरोसिन डालो कोई डब्बे में, बाद में निकाल लो उसको। समझ आ रहा है? हाँ, तो क्योंकि वो वेट कर देता है उसको। क्या कर देता है? वेट कर देता है। समझ आ रही बात? अच्छा, अब हम लोग ऐसे लिक्विड की बात करेंगे जो कंप्लीटली वेट करता है। क्या करता है? केरोसिन क्या बोला मैंने? पार्शियली वेट। मर्क्यूरी क्या बोला? डज नॉट वेट। और अभी तीसरा बात करेंगे जो पानी। तीसरा किसकी बात करने वाला हूं? पानी, वाटर, जो कंप्लीटली वेट करता है। क्या करता है? अच्छा, कंप्लीटली देखो, पार्शियली वेट कर रहा है तो थोड़ा ऊपर चढ़ा। अगर कंप्लीटली वेट है तो ये जो ए मॉलिक्यूल है क्या होगा? ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। नहीं समझे बात को? अगर वेट नहीं करता है तो किधर जाएगा ए मॉलिक्यूल? नीचे। पार्शियली वेट करता है तो ऊपर, कंप्लीटली वेट करता तो बहुत ऊपर। आई बात समझ में? अभी ये वाला नेक्स्ट डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी। ये देखो, जल्दी से देख लो बच्चों। ए, देख रहे हो सभी बच्चे? यहां पर क्या हुआ है? ए मॉलिक्यूल जो यहां होना चाहिए था बहुत ऊपर चढ़ के बैठ गया है। कहां बैठ गया भाई? बहुत ऊपर चढ़ के बैठ गया। तो ए मॉलिक्यूल यहां बना दिया मैंने। ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा, अब अगर गौर से देखोगे इसकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ के बैठ गया है, तो जो बाकी मॉलिक्यूल है देखो यहां पर सिर्फ इतना सा ही दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। समझ आ रहा है?
ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो मॉलिक्यूल आ रहा है उसकी तरह वो बहुत ही कम है। देखो ना, पहले वाले केस और ये वाले केस में डिफरेंस देखो। पहले वो उस गोले के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ रहे थे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, मैंने 3-4 बना दिया रहूंगा वहां पर, है ना, फिर और भी आ रहे थे, लेकिन इसके अंदर बहुत कम आ रहे हैं। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में उसकी तरह वाले मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ही कम। तो मतलब यहां पर जो कोएसिव फोर्स लगेगा वो क्या होगा, बहुत ही कम। बहुत ही कम बोले तो नेग्लिजिबल होगा, इतना कम होगा कि हम लोग उसको क्या कर देंगे, मतलब मान लीजिए यहां पर कोएसिव फोर्स लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में उसकी तरह मॉलिक्यूल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आ भी रहे तो बहुत ही रेयर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो कोएसिव फोर्स बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, जल्दी बोलो, नेग्लिजिबल होगा। कैसा होगा, नेग्लिजिबल। अच्छा, क्या इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, इसके गोले में क्या सॉलिड आ रहे हैं? तो इसकी तो सेम कहानी, ऊपर वाले ये वाले जो है उसका नेट क्या होगा, तो वर्टिकल वाले का 0, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। अच्छा मुझे बताओ, बहुत ही आसान कहानी है। पहले कोएसिव फोर्स हुआ करता था और एडेसिव हुआ करता था। इन दोनों का रिजल्टेंट या तो ग्लास में हुआ करता था या तो लिक्विड में हुआ करता था, बराबर ना? नहीं समझ रहे बात को? अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ये दो फोर्सेस हैं, ये वाला फोर्स है ही नहीं, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, उसी तरफ हो। एक ही फोर्स है तो रिजल्टेंट किधर होगा, उसी तरफ होगा। तो आप देख रहे हो एपी के ऊपर ही एआर बनाया हुआ है, एपी के ऊपर ही क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो फोर्सेस हुआ करते थे, उनका रिजल्टेंट या तो यहां पर या तो वहां पर हुआ करता था। अब ये है ही नहीं, तो रिजल्टेंट किधर होगा, जो एक फोर्स है वही उसी उधर पर रिजल्टेंट होगा। कहानी समझ आ गई? तो एआर अब की बार कहां पर है, एपी पर ही है। एपी पर ही कौन है, एआर है। कुछ कहानी समझ आ गई? अच्छा, लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो एआर होता है ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो एक काम करते हैं, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे जरा बात करते हैं। वाटर के केस में क्या होता है बच्चों, सुनो, एक्चुअल में बन रहा है ये कॉनकेव, ये बहुत ऊपर चढ़ के बैठा है। ए पॉइंट कहां चढ़ के बैठा है, बहुत ही ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। तो यहां से फ्री सरफेस बच्चों ऐसा है, फ्री सरफेस ऐसा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना, तो टेंजेंट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब मैं फ्री सरफेस पे ड्रॉ करूंगा तो ये सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा ना, ये हो गया 80, ये कौन हो गया, और ये कौन है मेरा, AR, और AR और 80 देखो अभी भी परपेंडिकुलर है। बोलो बोलो। तो सारी सिचुएशन में रिजल्टेंट जो फोर्स होगा कोएसिव और एडेसिव का, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अच्छा एक और सवाल अब आपसे पूछता हूं, क्या आपको पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, किसके बीच का एंगल होता है, जल्दी से। सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के भी, नहीं नहीं, टेंजेंट, टेंजेंट याद करो। पहले टेंजेंट ऐसे बना था पहले वाले केस में, फर्स्ट डायग्राम में। दूसरे वाले डायग्राम में टेंजेंट ऐसे बना था और इधर पे सॉलिड सरफेस था। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाया था, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अभी ये ऑब्ट्यूज है, अभी क्या है, ऑब्ट्यूज। एक मिनट, सॉलिड सरफेस इधर है, ये सॉलिड सरफेस है, ये देख रहे हो ये वाला, दिस इज द सॉलिड सरफेस, ठीक है। तो ये इससे डिनोट कर रहा हूं, ओके। आपका पहले केस में ऐसा था, ये एंगल ऑफ कितना था, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना था, 90 से कम था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट। दूसरे केस में ऐसा हो गया था, तो ये ऑब्ट्यूज, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। अच्छा ये वाले केस में जो टेंजेंट है वो इधर बन गया है, सरफेस पर ही आ गया, देख लो ना टेंजेंट किधर है, सॉलिड सरफेस के ऊपर ही बन गया है। अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो पानी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आपको समझ आ रहा है। पानी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 0, समझ आ रहा है। और हम लोग इक्वल टू 0 लेकर ही जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फॉर वाटर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। ए सुनो, अभी बहुत ही आसान है, 3 चीज बता चुका मैं आपको। कितनी चीज, 3 चीज बता चुका। एक केरोसिन वाला एग्जांपल बताया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ केरोसिन में शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा, ऊपर से कॉनकेव होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा, एक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा केस बात करते हैं, मर्क्यूरी वाला जो एग्जांपल था, मर्क्यूरी, ठीक है, वो उसका शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा होगा, बोलो।
कॉन्वेक्स होगा ऊपर से, और इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होगा। अच्छा, फॉर वाटर, वाटर के लिए शेप ऑफ मेनिस्कस अपन बात करेंगे तो एक्चुअल में कॉनकेव ही बनेगा, ऊपर चढ़ रहा है ना, समझ आ रहा है। अच्छा, और क्या नाम है, हाँ, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, वेट और इसकी कहानी बात कर लेते हैं, ठीक है। केरोसिन वाले को क्या बोलेंगे, पार्शियली वेट, कंप्लीटली वेट, या डज नॉट वेट, पार्शियली वेट। और मर्क्यूरी वाला डज नॉट वेट, ठीक है। और वाटर कंप्लीटली वेट। ये पूरा 3 केस समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग एक हाइपोथेटिकल केस लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन अपन उसको एक हाइपोथेटिकल केस कंसिडर कर रहे हैं, जिससे हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अभी मैं इसका थियरी पढ़ूंगा, ठीक है, अभी मैं कोई थियरी नहीं पढ़ रहा हूं उसका। ये देखो, ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, ये एक हाइपोथेटिकल केस है। कौन सा, ठीक है, मतलब यहां पर ये जो ए मॉलिक्यूल है ना, ऊपर चढ़ा हुआ है ना, नीचे गया है, ये वहीं पर है, प्लेन पर ही है। कहां पर है, सेम लेवल पर है ना, ऊपर चढ़ा है ना नीचे गया। क्या बता सकते हो यहां पर टेंजेंट कहां होगा, ये टेंजेंट ड्रॉ करो यहां से, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ठीक है। तो ये आपका कौन हो गया, 80 हो गया, कौन हो गया। अच्छा, कोई सी फोर्स कहां एक्ट करता है, इधर से भी 45, उधर से भी, दो सरफेस है ना, लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड ऐसा लेवल पे जा रहा है, ठीक है। और ये वाला उन दोनों के किधर होता है, बीच में। ये आपका कौन हो गया बच्चों, बोलो, दिस इज कोहेसिव फोर्स। ये वाला आपको पता है एपी कौन है, एडेसिव फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा टेंजेंट को, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं उसको याद रखने का, इन दोनों का टेंजेंट, रिमोट देना मेरे को जरा, ए चलो बच्चों सुनो, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, रुक। मैंने हमेशा आपको क्या कहा है कि कोहेसिव और एडेसिव का जो रिजल्टेंट होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अच्छा, इधर पे टेंजेंट आप देख रहे हो, इसको इन दोनों के बीच में, और इसको परपेंडिकुलर, तो ये बन गया। तो अब की बार मेरा ए आर रहमान किधर पे आया, ए आर किधर आया, ए आर लिक्विड और सॉलिड के इंटरफेस पर आया, नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये थोड़ा सा इधर हो जाए, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कैसे हो सकता है, अगर ये बड़ा होगा, नहीं समझ रहे यार। एक काम करो, रुको, एसी बीच में, यहां पर कितना एंगल होगा 45, और यहां पर भी कितना होगा 45। अगर मैं आपसे ये पूछूं एसी का इधर पे कंपोनेंट कितना होगा, एसी का यहां पर कंपोनेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ, कोहेसिव का एसी cos 45 मालूम है, कंपोनेंट रिजॉल्व करने आता है। अरे भाई, ये एक फोर्स है एफ, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, एफ का यहाँ कंपोनेंट क्या होगा, एफ cos थीटा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, जहां थीटा होता है, जहां एंगल होता है वहां पर cos आता है, जहां एंगल होता है वहां पर, तो यहाँ का थीटा आपको पता है 45, तो एफ cos 45 बोल सकते हो। अच्छा, cos 45 कितना होता है, बोलो बोलो, 1/, तो ये हो गया AC बाय रूट। ये हमारा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। अगर ए मॉलिक्यूल ना ऊपर चढ़ा ना नीचे चढ़ा, तो ये जो एपी है इक्विलिब्रियम में, ये इसके बराबर होगा। इधर पे लगने वाला फोर्स एसी का एक कंपोनेंट आएगा जो एपी को बैलेंस कर रहा है, एसी यहां पर एक्ट कर रहा है, यहां से कितना एंगल है 45, तो एसी का कंपोनेंट एसी cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये हो गया AC बाय √2। क्या हो गया ये, अच्छा ये AC बाय √2 है, इसने एपी को बैलेंस करके रखा है, मतलब एपी किसके बराबर है, AC बाय √2 के बराबर है। इस केस में, इस हाइपोथेटिकल कंडीशन में, एपी यानी एडेसिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ AC यानी कोहेसिव फोर्स। AC कौन है, कोहेसिव, एपी कौन है, ओके। तो याद रखिए एपी AC बाय √2 के
बराबर है इधर पे। और इस केस में ना ए मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ा है ना नीचे गया है, मतलब ऊपर चढ़ेगा तो कॉनकेव हो जाता है और नीचे गया तो कॉन्वेक्स हो जाता है। ये वाला प्लेन है। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब कॉनकेव बन सकता है और कब कॉन्वेक्स बन सकता है। मुझे बताओ, अगर ये वाला फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू AC/√2 है, अगर इस सिचुएशन में है तो आर रिजल्टेंट किधर आ रहा है, बीच में आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये इससे बड़ा हो जाए, इस टर्म से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अच्छा, 1/√2 कितना होता है बच्चों? ठीक है, नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए इसको, आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क भी कर सकते हैं जैसा मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ, AP इज इक्वल टू AC/√2, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। कितनी होती है? वापस से सभी बच्चे, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? तो मेरा AP 0.77 ही मान लो, 0.7 टाइम्स ऑफ AC है, 0.7 टाइम्स ऑफ AC है कोहेसिव के। लेकिन मान लीजिए कि अगर AP की वैल्यू इस नंबर से बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर ये, ठीक है, इस नंबर से जितना यहां पर है उतने के बराबर रहता है तो ये इधर आता है। अगर मान लीजिए इससे बड़ा हो जाए तो मेरे पास ये रहा कोहेसिव फोर्स और ये रहा एडेसिव। अगर एडेसिव इसका जो कंपोनेंट है AC/√2 उससे ज्यादा हो जाता है तो जो रिजल्टेंट है वो इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा? सिंपल से बताओ। अगर इसकी वैल्यू जितनी अभी है AC/√2 उससे बढ़ जाए तो जो रिजल्टेंट है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? जो बढ़ जाएगा, तो इसकी तरफ शिफ्ट होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, रिजल्टेंट अगर सॉलिड में चला गया वो कौन सा केस था? रिजल्टेंट सॉलिड में चला गया वो कौन सा केस था? कॉनकेव वाला, केरोसिन वाला केस था, पार्शियली वेट वाला केस था। नहीं समझा क्या बोला मैंने? वापस एक बार देख लो एकदम बढ़िया से। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसमें ए मॉलिक्यूल ना ऊपर गया है ना नीचे गया। समझे बात को? ए मॉलिक्यूल ना ऊपर गया है ना नीचे गया। ये जो AP आ रहा है वो AC का एक कंपोनेंट है, इसको AC/√2 बोलते हैं, उसके बराबर है। AP किसके बराबर है? फिट करो दिमाग में। हाइपोथेटिकल कंडीशन में AP इज इक्वल टू AC/√2 के बराबर है। AC/√2 बोले तो 1/√2 होता है 0.707, तो 0.7 टाइम्स ऑफ AC। अगर ये AP की वैल्यू इस वैल्यू से जो कि AC/√2 उससे बढ़ जाए, उससे क्या हो जाए, ठीक है, आपको पता है इन दोनों का रिजल्टेंट अभी किधर आ रहा है? बीच में। अगर ये वैल्यू उससे बढ़ जाए तो क्या होगा भाई? ये रिजल्टेंट इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और रिजल्टेंट अगर इधर शिफ्ट हो गया, पहला डायग्राम देखो आपकी टेक्स्ट बुक का, फर्स्ट डायग्राम जो मैंने एक्सप्लेन किया, सॉलिड के अंदर वाला जो था कॉनकेव बना था, याद करो, और उसके अंदर ए मॉलिक्यूल कहां चढ़ा था? ऊपर की तरफ चढ़ा था। कहां चढ़ा था? क्रीप अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा? फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, पार्शियली वेट वाला, शेप ऑफ मेनिस्कस हो जाएगा कॉनकेव। समझे? अच्छा, आगे सुनो। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ रहा है, इफ दिस AP इज लेस देन, इसका कंपोनेंट कितना था बताओ? ये हाथ बताऊंगा तो बोलोगे, क्या बोलोगे? AC/√2। और ये कौन है? AP। अगर इस AP की वैल्यू इससे कम हो जाए, क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ये जो रिजल्टेंट रहेगा वो इसकी तरफ शिफ्ट होगा या इसकी तरफ? अरे भाई, जो कम हो जाएगा उसकी तरफ थोड़ी शिफ्ट होगा, जो ज्यादा होगा उसकी तरफ। तो ये कम हो गया तो आप भागेगा उसकी तरफ। यानी अगर रिजल्टेंट इधर आ गया, लिक्विड के अंदर आ जाएगा। लिक्विड के अंदर रिजल्टेंट बताओ कौन सा केस है? सेकंड वाला केस। AR देखो कहां पर है? लिक्विड के अंदर। अब ए मॉलिक्यूल कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, तो सेकंड केस हो जाएगा। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर AP इस AC का जो कंपोनेंट है उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि AC नेग्लिजिबल है उसके लिए। AC क्या हो गया? नेग्लिजिबल है। वो कौन सा केस हो जाएगा? थर्ड केस हो जाएगा, जीरो एंगल ऑफ, तो ए मॉलिक्यूल बहुत ही ऊपर चढ़ जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में क्या बोला? ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ लो। चौथा जो केस किया वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। इसमें मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिला ना, ऊपर गया है ना नीचे। ये एक हाइपोथेटिकल मतलब एक सोची हुई काल्पनिक चीज है, रियल में ऐसा नहीं होगा। ये हमने कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए किया है। क्या किया है? अगर मेरा AP AC/√2 से ज्यादा हुआ,
रिजल्टेंट सॉलिड में जाएगा, ठीक है, ए मॉलिक्यूल विल क्रीप अपवर्ड। अगर मेरा एपी कम हो जाता है AC बाय रूट 2 से, तो रिजल्टेंट लिक्विड में जाएगा और वो केस में कॉन्वेक्स बनेगा, सेकंड केस हो जाएगा। समझ गए कहानी? अब देखो यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, AP ग्रेटर देन AC बाय रूट 2, AP AC बाय रूट 2 से क्या है, बड़ा है, बड़ा है तो रिजल्टेंट उधर जाएगा। अच्छा, वो केरोसिन वाला केस था, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका क्या था उसके अंदर, अक्यूट था, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, फॉर अक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट AP इज ग्रेटर देन AC बाय रूट 2, अंडरस्टूड। एंड फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका ये वाला कम हो जाएगा AC बाय रूट 2 से, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा लिक्विड में। और वाला कौन सा था, कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स वाले में ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट था। कहानी खत्म हो गई। तो बहुत ही शॉर्ट में बताया। अब मैं थियरी जो है इसका लाइन वाइज पूरा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने पूरा शॉर्ट में आपको पूरे सारे डायग्राम्स एक्सप्लेन कर दिए कि क्या है, समझ आ रहा है। अब इंडिविजुअली अपने को इसमें आंसर क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो इसके डायग्राम प्रैक्टिस करना है। सिर्फ डायग्राम आपको कितने मार्क के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए सिर्फ डायग्राम आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इसका टेस्ट लूंगा तो मैं भी डायग्राम इसका जरूर पूछूंगा। आ जाओ इसका थियरी पढ़ते बच्चों। डायग्राम तो आप देख ही चुके थे। ओके बच्चों, जब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ये इसका जब पॉइंट लिखना होगा तो आप यहां से लिख सकते हो। और एग्जांपल याद रखना है कौन सा है, केरोसिन इन ग्लास बॉटल। एग्जांपल कौन सा है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया था हमने और ये मॉलिक्यूल कंसीडर किया था। कंसीडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए। जो आप वहां देख रहे हो, ए देख रहे हो, वो कौन है, मॉलिक्यूल है, कौन है, तो कंसीडर मॉलिक्यूल ए। कहां पर है, सरफेस ऑफ लिक्विड है, नियर द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की वॉल के करीब है ना, ये वॉल की कंटेनर, यहां पर ए मॉलिक्यूल कंसीडर किया, सरफेस पर है और वॉल के नजदीक है। पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, पॉइंट वाइज आप नंबर दे सकते हो। हाँ, ये मॉलिक्यूल क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, कौन कौन से बात करते हैं। मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस बोथ कोहेसिव एज वेल एज, क्या ये दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कोहेसिव सेम सब्सटेंस की वजह से, एडेसिव डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस यहां पर किसका होगा, ग्लास का। सेम सब्सटेंस किसका होगा, उसी के लिक्विड का। अच्छा, इन दिस केस वॉल इज वर्टिकल। वॉल कैसी है, ऐसी खड़ी है वॉल। वॉल कैसी है बच्चों, ऐसे खड़ी, और ये लिक्विड ऐसे जा रहा था। ऊपर डायग्राम देखते जाओ, पॉइंट समझते जाएगा। ये नेट एडेसिव फोर्स, इसकी कहानी देखो ना, इसको डिटेल में नहीं बताएगा कि इधर पे क्यों आता है। मैंने वहां पर आपको डॉट डॉट लेकर समझाया कि रिजल्टेंट किधर आएगा, इस तरफ आएगा। ओके, तो नेट एपी बार आएगा एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज हॉरिजॉन्टल। क्या ये एपी हॉरिजॉन्टल नहीं है बच्चों, टेक्स्ट बुक आप लोग नहीं लाते, टेक्स्ट बुक लेकर आने का, उसमें चीजें मार्क करने का, फिर बाद में नोट्स बनाना है अपना। क्या एपी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है बच्चों, डायग्राम देखते जाओ। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट दे सकते हैं हम लोग इसको, इसको फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं। नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल इज डायरेक्टेड नियरली। कितना बोला था मैंने, नियरली कितना एंगल होगा, ये देखो, ये सॉलिड है और यहां पर लिक्विड है। भले ये ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन इसका सरफेस यहां से तो आगे से हॉरिजॉन्टल है ना, समझ आ रहा है ऐसे। तो यहां से जब आप एसी बनाओगे तो यहां से भी 45 और यहां से भी 45, तो लगभग ये बीच में होता है। लगभग कहां होता है, बीच में, इसलिए बोला है नियरली 45 टू ईदर ऑफ सरफेस। अभी ईदर ऑफ सरफेस बोलेगा, क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि मेरे पास सॉलिड सरफेस भी है और लिक्विड सरफेस। सॉलिड से भी 45 और लिक्विड से भी 45। बात नहीं करो, हाँ बिल्कुल भी बात नहीं करो, इधर ध्यान दो जरा क्या चल रही कहानी। तो आपने एसी बताओ ऐसे बनाया था कि नहीं, एसी ऐसे बनाया था हमने। तो ये दोनों सरफेस से, ठीक है, लिक्विड से भी आप बात करोगे तो ये ऐसे जा रहा था, तो यहां से भी एंगल कितना बनेगा, 45 बनेगा। और ये जो सॉलिड सरफेस था यहां से भी कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 45। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट, ठीक है।
एक मिनट, हाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एडेसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट नेट फोर्स AR इज डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड। मतलब इन दोनों में कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा होगा, कोहेसिव और एडेसिव में? एडेसिव वाला, एडेसिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो रिजल्टेंट किधर जा रहा है? इनसाइड दी सॉलिड, सॉलिड के अंदर जा रहा है, तो ये ए मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर चढ़ेगा। कहां चढ़ेगा? सॉलिड के ऊपर चढ़ेगा, इसको समझो। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, पॉइंट मार्क किया ना पॉइंट बच्चों। फोर्थ, अभी फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बताया था, कैसे इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रिजल्टेंट किधर जाएगा? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देखो इस पॉइंट में वही बात करेंगे अपन, समझो एकदम टेक्स्ट बुक में पॉइंट टू पॉइंट पूरा समझा रहा हूं मैं आपको। फिफ्थ पॉइंट कर सकते हो आप इसको, फॉर इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम इसको कट कर देंगे आप, ठीक है। नेट फोर्स, नेट फोर्स कौन था? बराबर एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए मस्ट बी नॉर्मल टू लिक्विड सरफेस एट ऑल दी पॉइंट्स। अब आप क्या बोलोगे, सुनो थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। ये ए मॉलिक्यूल है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा सॉलिड सरफेस है। ये इधर ध्यान देंगे, यहां पर मेरे पास और भी मॉलिक्यूल्स है ना ऐसे, ठीक है। तो ये जो यहां से आप देख रहे हो ना, ये मॉलिक्यूल्स एट ऑल दी पॉइंट्स, इसके परपेंडिकुलर कौन होता है मेरा? AR होता है। तो इसके लिए तो मैंने बता दिया था ना, यहां पर कौन बनाते हैं अपन? AT। तो AT के हमेशा क्या होता है ये AR? AC इधर होगा, AC थोड़ा सा अंदर ऐसे रहेगा, ठीक है। याद है, ऊपर ही देख लो डायग्राम, पहला वाला डायग्राम। तो AT के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर ना डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर इक्विलिब्रियम AR एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल A मस्ट बी नॉर्मल टू लिक्विड सरफेस एट ऑल दी पॉइंट। छोड़ दो बच्चों, नॉर्मल टू टेंजेंट, क्या बोल दो? नॉर्मल मतलब क्या होता है फिजिक्स और मैथ्स की भाषा में? नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर। तो आप नॉर्मल हटा के परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। नहीं समझे बात को? फिजिक्स और मैथ्स की भाषा में नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ऐसे भी कर दो आप। नॉर्मल से अगर कहानी समझ नहीं आ रही है, परपेंडिकुलर लिख दो। इधर लिखा भी है, फॉर रिजल्टेंट फोर्स AR टू बी नॉर्मल टू दी टेंजेंट। समझ आ रहा है? नॉर्मल टू द टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होना चाहिए। बस इतना लिख दिया तो कहानी खत्म हो गई मेरे ख्याल से। लिक्विड नियर द वॉल शुड, हाँ फिर ये लिखने का, ये वाला मत लिखो। अच्छा, इतना पॉइंट टिक मार्क कर लिया क्या आप लोग ने? इसको मैं और शॉर्ट भी कर सकता हूं, इसको कंबाइन करके, फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स AR टू बी नॉर्मल टू टेंजेंट। ऐसे ये डायरेक्टली ना बच्चों, ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, दो दो बार रिपीट हो रहा है। हाँ ये देखो, इन सबको उड़ा रहा हूं, फॉर इक्विलिब्रियम, इधर सुनो बात को, और शॉर्ट कर सकते हैं इसको, फॉर इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट फोर्स AR टू बी नॉर्मल टू टेंजेंट। क्या होना चाहिए? नॉर्मल टू, पहले ही बोल रहा हूं ना मैं, डायग्राम में कितने बार बोल चुका कि रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बस लास्ट पॉइंट में लिखो फॉर इक्विलिब्रियम, या एट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं आप, कि रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू और नॉर्मल टू टेंजेंट। अपने ओन वर्ड में लिखो उसको, ठीक है। ओके, एंड द लिक्विड नियर द वॉल शुड पाइल अप अगेंस्ट दी, ओके ये भी कंप्लीट ही कर दो चलो। द लिक्विड नियर द वॉल शुड पाइल अप अगेंस्ट दी सॉलिड बाउंड्री। बस इतना कर दो, और फिर लास्ट में अपन लिखेंगे। पाइल अप होना मतलब समझ आ रहा है? तो वॉल के यहां पर एक के ऊपर एक ऐसे लिक्विड जमा होते जा रहे हैं। पाइल अप करना समझ में आता है? ठीक है। अरे बुक जैसा तो रखता है ना, एक के ऊपर एक ऐसे, तो मॉलिक्यूल यहां पर नियर द वॉल ऑफ दी क्या नाम है, जो कंटेनर है
उसके ऊपर मॉलिक्यूल ऐसे जमा होने लगते हैं, समझ आ रहा है, पाइल अप होने लगते हैं। और ऐसे केस में क्या होगा, दिस मेक्स मेनिस्कस कॉन्केव। इस वजह से जब ये साइड वाले ऊपर चढ़ जाएंगे, साइड वाले मॉलिक्यूल कहां चढ़ जाएंगे, ऊपर, दोनों तरफ से, तो ये शेप कैसा बनेगा बच्चों, कैसे बनेगा बताओ, कॉन्केव बनेगा। तो दिस मेक्स द मेनिस्कस कॉन्केव, मेनिस्कस को कैसे बना देता है, कॉन्केव बना देता है। अच्छा, ऑब्वियसली सच लिक्विड वेट्स दैट सॉलिड सरफेस, तो ये वाला कौन सा एग्जांपल है, याद रखिएगा, वेट करने वाला, लेकिन याद रखिए पार्शियली वेट वाला है, कौन सा ये, पार्शियली वेट लिख दीजिए वहां पर, आपको समझ में आ जाएगा। केरोसिन पार्शियली वेट्स दी सॉलिड, क्या बोलेंगे, पार्शियली। कंप्लीटली वेट वाले में कौन एग्जांपल है, वाटर। अंडरस्टूड, पॉइंट समझ में आया सबको, जो फोर्सेस है उसी के बारे में बात करना होता है, इतना थियरी लिख दिया। वैसे आपको एग्जाम में जो पूछने का चांसेस है वो डायग्राम है, आ चुका है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। थियरी अपने को अपन ओन वर्ड में लिख सकते हैं, थियरी जब आप पढ़े रहोगे, डायग्राम अच्छे से समझे रहोगे, तो आप ओन वर्ड में लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट करें। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ हाँ, मैं आज उसका करता हूँ पेमेंट। नहीं, कल फिर संडे हो गया था ना, तो मैं बोला अब मंडे को ही करते हैं, आफ्टरनून में करता हूँ मैं, ठीक है। ओके। ए चलो बच्चों, अभी ये वाला करें। यहां पर भी कहां से शुरू करोगे, पहले तो ये एग्जाम्पल कौन सा वाला है, ये कॉन्वेक्स वाले में मर्क्यूरी, डज नॉट वेट वाला कहानी है, ठीक है। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑप्टिव, ए एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लो, मर्क्यूरी एग्जाम्पल कौन सा है ये, पॉइंट आपका बनेगा बच्चों यहां से, कंसीडर से, कहां से बनेगा, तो कंसीडर, ये आपका पॉइंट नंबर क्या हो गया, पहले जैसा ही है, ए मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, कहां पर, लिक्विड में, नियर द सरफेस ऑफ, नियर द वॉल करके बोलेंगे, नियर क्या बोलेंगे, वॉल। तो ए मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द वॉल ऑफ कंटेनर, सेम टू सेम जैसा पहले पॉइंट कंसीडर किया था। ओके, ये देखो, तो पहला पॉइंट तो एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी अगर आप गौर से देखोगे ना बच्चों, द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस बोथ कोहेसिव एज वेल एज, सेकेंड पॉइंट भी एकदम सेम टू सेम, मतलब वहां याद किया तो ये भी हो गया, नहीं समझे बात को, देख लो पीछे का सेकंड पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम सेम टू सेम है, इधर कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस क्या होने वाला है, इधर देखो, थर्ड पॉइंट जरा चेक करना बच्चों, थर्ड पॉइंट चेक करना, इन दिस केस नेट एडेसिव फोर्स एपी, ये भी सेम है, देख लो अगर आप गौर से देखोगे तो, एपी क्या है, एपी तो सब जगह हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाले केस में भी एपी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, सिंस द वॉल इज वर्टिकल, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद इसको नेक्स्ट पॉइंट दिया था मैंने, फोर्थ पॉइंट दिया था मैग्नीट्यूड वाला, ओके, फोर्थ पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज, इस केस में कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उस केस में कौन सा ज्यादा था, एडेसिव ज्यादा, एडेसिव ज्यादा था तो ग्लास के अंदर जा रहा था, सॉलिड में जा रहा था, कोहेसिव ज्यादा होगा तो लिक्विड के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कोहेसिव फोर्स, ये उल्टा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट उसका यहां पर क्या है, उल्टा, वहां पर क्या बोला था, एडेसिव फोर्स इज सो लार्ज so that the resultant is inside the solid बोला था, यहां पर cohesive is so large that net force is directed inside the liquid। ये देखो नेट फोर्स इधर आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ना, दिस फोर्स, इस फोर्स के, दिस फोर्स इस फोर्स के, समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए रिजल्टेंट इसकी तरफ चला जाएगा। ये हो गया फोर्थ पॉइंट, सिमिलर हो गया। याद करने के लिए क्या, सिमिलर पॉइंट बनाओगे ना तो आपको आसान रहेगा बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इक्विलिब्रियम वाली याद है कहानी, इक्विलिब्रियम में कौन
क्या नाम है, जो ए आर होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ये इतना लिखेंगे, फिर ये स्टेबिलिटी वाला छोड़ दो, ठीक है। ओके, यहां पर आप बोल सकते हो नेट फोर्स ए आर, क्या लिखो, फॉर इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ए आर, ठीक है, मस्ट बी नॉर्मल टू लिक्विड सरफेस, ठीक है। नॉर्मल टू लिक्विड सरफेस नहीं लिखो, नॉर्मल टू, इसको कट करो, टेंजेंट, खत्म हो गया पॉइंट। देखो जितना बोल रहा हूं उतना कर लो, ये पूरा पॉइंट बहुत आसानी से लिख पाओगे आप। सेम पॉइंट लिखना है जैसा हम लोग ने पहले किया है, फॉर इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन है, ए आर, तो मस्ट बी नॉर्मल टू टेंजेंट, खत्म, या परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसे कर लो, इसको शॉर्ट हो जाएगा एकदम, पुराने वाले की तरह सेम टू सेम पॉइंट है, ये पॉइंट हर जगह सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम पे ऐसे ही होता है। ओके, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों, फिफ्थ। अच्छा, जो ए मॉलिक्यूल है वो आपकी बार कहां जाएगा, नीचे या ऊपर, नीचे जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर करके लिख सकते हो, द लिक्विड नियर द वॉल शुड देयरफॉर क्रीप इनसाइड अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री, मतलब सॉलिड बाउंड्री के, ठीक है, अगेंस्ट में नीचे की तरफ जाएगा, क्रीप डाउनवर्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है, इनसाइड बोला यहां पर, मतलब लिक्विड के अंदर नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था, ये 6 हो गया, 7 पॉइंट लिख सकते हो, दिस मेक्स मिनिस्कस कॉन्वेक्स, ये मिनिस्कस को क्या बना देता है, कॉन्वेक्स बना देता है। और उसके बाद क्या बोला था, ऑब्वियसली सच लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, तो ऐसा लिक्विड क्या नहीं करेगा, सॉलिड को गीला नहीं करेगा, तो मर्क्यूरी कहां करता है, ठीक है, नॉट वेट द सॉलिड, अंडरस्टूड, पॉइंट समझ आ गया, जैसा अंडरलाइन करवा रहा हूं वैसे ही स्टेटमेंट बना के नोट्स लिखेंगे आप लोग, हाँ। ठीक है, लिखने के लिए अगर आपको आ गया एग्जाम के अंदर, वैसे इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा नहीं गया है, आपको डायग्राम ही पूछा, इधर से पूछा है तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर डायग्राम आता है तो थियरी लिखने आना चाहिए खुद से, आप उसको रट्टा मारते बैठ, हाँ एक फॉर्मेट है, आप उसको देखिए, लेकिन आप उसको रट्टा मारते मत बैठो, आप बस ये देखो कि इसके बारे में बात करना है, फिर इसके बारे में बात करना है, फिर इसके बारे में बात करना है, ठीक है, तो पॉइंट ऐसे ये करने का। नेक्स्ट करें, ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने हाईली प्योर वाटर लिया हुआ है, ये वाला कौन सा एग्जांपल है, जरा देखो, लिखा है वहां पर, क्या लिखा है यहां पर, कंप्लीटली वेट्स, तो कंप्लीटली वेट वाले केस में कौन सा आता है बच्चों, समझ में आ रहा है, प्योर वाटर, कौन आता है, प्योर वाटर विथ क्लीन ग्लास, सॉलिड क्लीन ग्लास रहना चाहिए एकदम। एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में क्या बताया मैंने, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास का जो कॉम्बिनेशन है, इसके इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बराबर, तो थीटा टेंस टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं बोला गया, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछा जाएगा तो आप याद रखना, वाटर और क्लीन ग्लास का जो कॉम्बिनेशन, उसके लिए थीटा कितना लोगे, जीरो, याद रहेगा, टेंस टू जीरो मतलब जीरो के करीब है, समझ आ रहा है, लेकिन जीरो नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या बोलते हैं, या तो ऑलमोस्ट जीरो बोलते हैं, समझ आ रहा है। अच्छा, इधर पे क्या बात करेंगे, आप चाहे तो वो वाले पॉइंट वापस से दोबारा लिख सकते हो, फर्स्ट 2 पॉइंट, कौन से, फर्स्ट 2 पॉइंट, लेकिन उसके अंदर सेकंड पॉइंट में आप क्या बोलोगे, इसके बाद दोनों फोर्स लगेंगे, लेकिन कोहेसिव फोर्स क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सुबह चाय पानी नाश्ता करके आने का एकदम, हाँ, तो तुम लोग को नींद भी नहीं आएगी, नहा धो के भी आने का, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नहा धो के आने का, ठीक है, और उसके बाद नाश्ता भी थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता भी करके आओगे तो
पहले 4 घंटे के लेक्चर में दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, बराबर ना। कॉपी क्या है ये, सुनो बच्चों, इस केस में क्या हुआ, कहानी तो आप सभी बच्चों को पता ही है। पॉइंट कहां से लिखूं मैं, एक्चुअल में इसमें फर्स्ट पॉइंट कंसीडर वाला नहीं किया गया है, तो आप क्या करना, फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करना। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंसीडर मॉलिक्यूल ए ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द सरफेस ऑफ वॉल, वॉल ऑफ कंटेनर, समझ गए। और यहां पर अपन फोर्सेस की बात करते हैं, तो कोएसिव फोर्स भी है, तो इट एक्सपीरियंस बोथ द फोर्सेस बट कोएसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल। कोएसिव फोर्स कैसा होगा, ऐसे करके आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग इन दिस केस से चालू करते हैं, कर पाओगे इसका, समझ में आएगा क्या करना है। मैं थर्ड पॉइंट आ रहा हूं तो आपको समझ में आया, पहला दूसरा पॉइंट कंसीडर करना है, सेकंड पॉइंट में बोलना है कोएसिव फोर्स क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इन दिस केस लिक्विड मॉलिक्यूल नियर द कॉन्टैक्ट आर सो लेस इन नंबर दैट कोएसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल, यानी एसी की वैल्यू कितनी होगी, 0, एंड नेट एडेसिव फोर्स इटसेल्फ इज द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब एपी किसके बराबर होगा। तीसरे पॉइंट में ही सब कुछ क्लियर हो गया बच्चों, ज्यादा लिखना ही नहीं है इसके अंदर। कोएसिव फोर्स नेग्लिजिबल है, एडेसिव है, एडेसिव ही रिजल्टेंट है, एडेसिव ही क्या है, समझ गए बात को। अच्छा टेंजेंट कहां आएगा, टेंजेंट 80 इज अलोंग, ये वाला आप नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, थर्ड हो गया, ये फोर्थ लिख दोगे, इज अलोंग द वॉल विद इन द लिक्विड एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, इधर बनना है टेंजेंट। तो देखो टेंजेंट और वॉल के बीच का एंगल ही होता है थीटा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए कहानी, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आप इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, एट इक्विलिब्रियम, ए एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, बोलो, रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, जो कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रहा टेंजेंट और ये रहा मेरा रिजल्टेंट, और इन दोनों के बीच का एंगल देख लो, परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसमें इसमें डायग्राम बता ही चुका था, बस यहां से जो है ना आप हाइपोथेटिकल कंसीडर कर लो। अगर आपको ये 90 डिग्री वाला हाइपोथेटिकल वाला केस एक्सप्लेन करने बोलेगा तो कंसीडर करो। फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर हाइपोथेटिकल लिक्विड है, इसका एंगल ऑफ कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, इतना लिख दो। विद सॉलिड कंटेनर भी लिखना है तो लिख दो। ये इस केस में आपको पता है एसी तो हर केस में ही आपको पता है कि 45 डिग्री बनाता है, और इधर सरफेस रिजल्टेंट एआर इज एग्जैक्टली वर्टिकल, ये इतना पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, ऊपर डायग्राम में देखो, एआर किधर है, एआर, एआर कहां है, सॉलिड लिक्विड के इंटरफेस जो है ना उधर पे आ रहा है, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड है, देख लो ऊपर डायग्राम देखो और इधर पे करो। और यहां पर आप क्या करोगे, इस हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए एपी किसके बराबर है, फॉर दिस टू अकर, ऐसा होने के लिए एपी एसी बाय √2 के बराबर होगा। फिर उसके बाद आप क्या करो, हम लोग यहां से फ्रॉम दिस वी कैन राइट, ये वाला पॉइंट लिख देंगे, इधर कितना हो गया सेकंड, इसको थर्ड पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड वाले में इसको लिख देना पूरा यहां तक, ठीक है, यहां तक सेकंड वाले में, थर्ड पॉइंट यहां से, ऐसा होने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कंडीशन लिख सकते हैं फॉर अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, वो क्या है, तो इसमें आप फर्स्ट और ये सेकंड लिख सकते हो। अब मेरे ख्याल से इसको समझाने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, बताया हूं मैं। एपी बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, ग्लास सॉलिड में या लिक्विड में, सॉलिड में जाएगा, और सॉलिड वाले केस में जब रिजल्टेंट जाता है तो क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट बताओ, अक्यूट, क्या बनेगा, अक्यूट बनेगा, क्या बनेगा, अक्यूट बनेगा। अच्छा अगर एपी छोटा है एसी बाय √2 से, तो रिजल्टेंट जो आ रहा था मेरा बीच में आ रहा था वो किधर जाएगा, लिक्विड की तरफ, लिक्विड की तरफ जाएगा, तो समझ आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो फॉर अक्यूट के लिए कंडीशन है और फॉर ऑब्ट्यूज ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ध्यान रखिए, करिए फटाफट से इसको, इतना हो गया। फ्री सरफेस ऐसा जा रहा है ना,
तो ये सरफेस कैसा है, ए मॉलिक्यूल से ऐसा जा रहा है, तो सरफेस यहां से तो ऐसा जा रहा है, जब टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे ही जाएगा ना। अब मैं इसके अकॉर्डिंग मुझे एक चीज बताओ, टेंजेंट कैसा स्ट्रेट लाइन होता है, कैसा होता है? अब सरफेस शुरुआत में कैसा है, ऐसा है, फिर ऐसे जा रहा है ना। तो अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये सरफेस तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, इसकी थ्रू टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन है, समझ गए ना कहानी? हाँ ये बच्चों आई होप यहां तक समझ में आ गई कहानी, ठीक है? कुछ चाहिए तो मैं आपको फिर से सवाल पूछ लेता हूं, तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद हमारा शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है? कि कब जो है ना ड्रॉप बनेगा और कब नहीं बनेगा, ये सब केस अपन बात करेंगे। और ये सब सवाल, ये जितने भी देख रहे हो ना बच्चों, ये सब एक एक मार्क के सवाल इसके अंदर से बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये थियरी पढ़ो, पूरा थियरी पढ़ोगे तो उसमें से कहीं पर एक मार्क का आपको कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ये पूरा थियरी एक साथ ऐसा पूछने वाला, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी ऐसे करके नहीं आएगा, लेकिन इसमें से बोर्ड में कई मरतबा जो है ना इसमें एमसीक्यू एक मार्क का क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है? तो तैयारी पूरी रहेगी तो छोटे मोटे आंसर आप कर पाओगे आराम से। आ जाओ पहले कुछ सवाल पूछ लेता हूं बच्चों। ए पहले मुझे बताओ, हम लोगों ने टोटल कितने केसेस किए? 4 केस किए, जिसके अंदर पहला वाला कॉनकेव शेप ऑफ मेनिस्कस बात कर रहे हैं, तो पहला कॉनकेव, दूसरा वाला कॉन्वेक्स बात किया, समझ आ रहा है? तीसरा भी एक्चुअल में कॉनकेव बने, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर वो कॉनकेव ही कंसीडर करना पड़ेगा। वाटर वाला केस है, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला, समझ आ रहा है? अच्छा लास्ट जो केस है वो कौन सा है, जिसके अंदर प्लेन बात की एकदम सीधा, वो हाइपोथेटिकल है। क्या है वो? हाइपोथेटिकल है, मतलब काल्पनिक है, ऐसा होगा नहीं, वो सिर्फ कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए अपन ने किया है, समझ आ रहा है? ओके अब सुनिए अच्छे से सवाल। अगर कॉनकेव सरफेस है बन रहा है, मेनिस्कस का शेप कैसा बन रहा है? कॉनकेव, तो जो लिक्विड होगा उसमें एग्जांपल बता सकते हो क्या पढ़ा है अपन ने? केरोसिन, घास पेलेट, घासलेट, कौन सा एग्जांपल है? घासलेट एग्जांपल है ना, केरोसिन जिसको अपन बोला करते हैं, मिलता भी नहीं है अभी तो, बराबर? नहीं देते राशन वाले को, देते नहीं, पता नहीं क्या करते हैं। सुनो चलो इधर सुनो, हाँ किसी किसी को उसको उसकी जो है ना खुशबू बहुत पसंद होती है, हाँ है ना, ज्यादा पसंद होती है ऐसे डालने का, और घर वाले को बोला माचिस जला दो। ए सुनो सवाल सुनो, सवाल सवाल सुने के सभी बच्चे। मैंने आपसे बोला कि कॉनकेव बनेगा, तो आपने एग्जांपल बताया केरोसिन, बराबर है? एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बता दो। अक्यूट होगा, सही है, मतलब 90 से कम होगा। अच्छा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी बता दो, कहां होगा? सॉलिड की तरफ या लिक्विड की तरफ? सॉलिड की तरफ। अच्छा जो ए मॉलिक्यूल ये ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर जाएगा, वेरी गुड, समझ आ रहा है? अच्छा और एक चीज जो सब जगह एप्लीकेबल होती है, वो रिजल्टेंट फोर्स जो कोहेसिव और एडेसिव का आता है ना, वो आप ड्रॉ कैसे करोगे जब इसको करोगे? तो किस बात का ध्यान रखना है? टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए, तो आपका डायग्राम क्या रहेगा? हमेशा करेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग ऐसा लिक्विड लेते हैं जो डज नॉट वेट वाला कंडीशन, कॉन्वेक्स वाला बनता है। कैसा मेनिस्कस बनता है? कॉन्वेक्स। तो कौन सा एग्जांपल लो, पहले एग्जांपल बताओ। मर्क्यूरी। अच्छा इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बता सकते हो आप, ऑप्टिक्स बोले तो 90 से ज्यादा रहेगा। 90 से क्या होगा? अच्छा इस केस में जो कोहेसिव एडेसिव का रिजल्टेंट आया था वो किधर आएगा? लिक्विड के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? ए मॉलिक्यूल ऊपर या नीचे? नीचे जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम पे अगेन सेम कहानी है, ठीक है? रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। चलो नेक्स्ट केस करते हैं, हम लोग बात करते हैं ऐसा लिक्विड ले रहा हूं जो कंप्लीटली वेट करता है। एग्जांपल कौन होगा? बराबर, तो कॉम्बिनेशन है प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास के कॉम्बिनेशन के अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, या थीटा टेंस टू 0 बोल सकते हैं। अच्छा इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? 0, ऑलमोस्ट 0 बोल सकते हैं, इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो 0 लेकर ही अगर जब सॉल्व करने जाओगे तो वैसे ही लेकर करेंगे।
ओके, इसमें आपको ये बताना है कि मेरा एसी और जब एपी की बात करें तो किसकी कहानी खत्म हो जाएगी? यहां पर एसी की कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों? रीजन, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में उसी की तरह जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही कम होंगे, इसलिए कोहेसिव फोर्स क्या होगा? नेग्लिजिबल। बचा कौन? एडेसिव बचा, एपी बचा। एपी ही एआर होगा, और एआर कौन है? मेरा रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, यहां पर जो टेंजेंट बनाओगे वो किधर होगा? बराबर, मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो उनका इंटरफेस है वहां पर बनेगा, और रिजल्टेंट ये, और इन दोनों के बीच में अगेन कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये कंडीशन हर बार फुलफिल होगी। अच्छा, हाइपोथेटिकल में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? 90 डिग्री होगा, बराबर है। अच्छा, उस केस के अंदर हम लोग अगर वैसा हाइपोथेटिकल होगा तो एपी एसी बाय रूट 2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन कहीं पर एपी जो है ना वो एसी बाय रूट 2 से ज्यादा हो जाता है या तो उससे कम हो जाता है। तो जब ज्यादा हो जाएगा एपी जब ज्यादा हो जाएगा एसी बाय रूट 2 से, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? सॉलिड की तरफ जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट होगा। और एपी जब लेस होगा, कम होगा एसी बाय रूट 2 से, तो जब ये कम रहे तो कोई की तरफ चले जाएगा, रिजल्टेंट एआर लिक्विड में चला जाएगा, और उसके केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ऑप्टिक्स, पूरी कहानी खत्म हो गई। समझ गए? इसको अच्छे से पॉइंट बना के आंसर करिएगा, और डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करिएगा जब भी ये चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है? समझ के करोगे तो ये करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप इधर आ जाओ बच्चों, आपसे सवाल पूछेगा, 3 मार्क के लिए सवाल पूछ सकता है इसके, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ये जो हेडिंग देख रहे हो ना बच्चों, आप लोग प्रिपेयर क्या करते हो? बहुत सारे क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लेते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सारे हेडिंग पढ़ते जाओगे, हेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है उसको पढ़ते जाओगे, फिर उसके क्वेश्चन देख लेने का इसका क्वेश्चन क्या बना हुआ है। ये वही बोल रहा हूं, सो ही रही है तू। इधर ध्यान दे, बकवास नहीं है। क्या हुआ? जाना है? ए, एक्सप्लेन शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। अगर किसी सॉलिड सरफेस पे आपने देखो वाटर गिरा दिया या कोई लिक्विड जैसे मर्क्यूरी, समझ आ रहा है? तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, सॉलिड सरफेस पे भी डिपेंड करता है, और जो लिक्विड आपने गिराया है इसके ऊपर उस पर भी डिपेंड करता है कि इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। जैसे आप लोग ने देखा बारिश के मौसम में वो एक भाजी आती है, उसमें लंबी सी पत्ती होती है, बड़ी सी, नहीं देखा है? उस पर वाटर ड्रॉप ऐसे गिराते हैं तो वो पूरा एकदम ऐसे स्फेरिकल बना रहता है और इधर उधर नाचता है, नहीं देखा है कभी? पालक नहीं, एक बड़ी सी ऐसे पत्ती आती है, हाँ अरबी शायद बोलते हैं उसको, समझ आ रहा है? उसके ऊपर जो है ना वाटर ड्रॉप आप देखोगे ना, गिराओगे ना, तो ऐसे पूरा ऐसे स्फेरिकल ड्रॉप बना हुआ रहता है। नहीं? अच्छा खैर ठीक है, सुनो सुनो, तो जब आप किसी लिक्विड को सॉलिड के ऊपर गिराते हो तो वो जो ड्रॉप बनेगा ना उसकी कंडीशन बात कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हैं? ड्रॉप, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसे होगा? किधर पे? सॉलिड सरफेस। मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं आगे, फिर बाद में टिक मार्क कराता हूं कि आप क्या इसमें लिखोगे। इधर आ जाओ। जैसे लिक्विड का, अगर मैं सॉलिड के ऊपर कोई लिक्विड गिराऊं तो ऐसा शेप हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और या तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। कैसा? मर्क्यूरी गिराओगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, सॉलिड के ऊपर, ग्लास के ऊपर मर्क्यूरी। कौन? इसमें देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बना के बताता हूं, ये कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको, इन दोनों के बीच में देखो कितना एंगल है, ऑप्ट्यूज एंगल है। याद आ रहा है ऑप्ट्यूज एंगल किसके लिए था? कौन सा एग्जांपल में था? हाँ, अब वो तो उसके अंदर बात कर रहे थे अपन, एग्जांपल बताओ। मर्क्यूरी, समझ आ रहा है? मर्क्यूरी के लिए ऐसा बनेगा, ये वाला केरोसिन के लिए ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? वाटर के लिए बात करूंगा तो ये और फैला हुआ होता है ऐसे, तो ये जो देख रहे हो ये और ऐसे डाउनवर्ड रहता है,
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा अगर ये ऐसे होगा तो? ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो हम लोग ये वाला केस देख लेते। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको इक्वेशन बना के सिखाता हूं कि क्या बनेगा। सबसे पहली बात, यहां पर हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन जो है ना बच्चों, वो किस वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। किसकी वजह से होता है? क्या है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला? F/L। तो यहां पर आप अगर आप इंटरफेस देखोगे ना, कितने लोग यहां पर प्रेजेंट है अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर 3 लोग प्रेजेंट है। देखो यहां पर कैसे, सॉलिड है, लिक्विड है और ये कौन है? एयर है। तो 3 है। कितने लोग प्रेजेंट है? अच्छा, 3 लोग के बीच में कितने इंटरफेस होंगे जरा चेक कीजिए। इंटरफेस मतलब बाउंड्री। अब देखो ये लिक्विड है और ये सॉलिड, इनके बीच का इंटरफेस ये रहा। ये कौन है? लिक्विड और ये क्या है? एयर। तो इनका इंटरफेस ये रहा। ओके, अच्छा ये कौन है? एयर और इधर सॉलिड है, तो इनका इंटरफेस ये रहा। तो कितने इंटरफेस है हमारे? 3। बाउंड्री समझ आ रहा है? कितने लोग हैं यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। एयर, लिक्विड और सॉलिड। इंटरफेस कितने बनेंगे इनके बीच में? अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझ आता है आपको क्या होता है? ये भी आप कंसिडर कर सकते हो या तो ये वाला भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये मेरा कौन है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या आपको पता है इसको फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बोलते हैं? नहीं मालूम है ना? तो यहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वो टेंजेंट और ये सॉलिड के बीच का एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये मेरे लिए एक कोई टेंजेंट बना देता हूं यहां पर। तो ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अभी फोर्सेस की बात करता हूं। तो यहां पर जो आप ये T1, T1, T2, T3 देख रहे हो, ये कौन है? तो दीज आर फोर्सेस। क्या है ये? फोर्स है। कौन है? फोर्स है। तो इन दोनों के इंटरफेस के बीच में जो फोर्स है वो कौन है? T1। इन दोनों के बीच में एयर और इसके बीच में वो कौन है? T2। और एयर और लिक्विड सरफेस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ करेंगे। कहां से ड्रॉ करेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। पहले आप मुझे बताओ ये तीनों कौन है? T1, T2, T3 कौन है? फोर्स है, बराबर है। कौन से इंटरफेस के बीच में? अगर T1 बोलूं तो लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस के बीच। अच्छा, T2 बोलूं तो एयर और सॉलिड, इधर एयर इधर सॉलिड। और ये आप बोलेंगे सर इधर एयर है। अरे भाई ये पूरा ही एयर हो गया ना, समझ रहे हैं? तो ये जो लाइन ड्रॉ किया ये कुछ ऐसे सेग्रीगेट नहीं कराया, तो अपने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ। और ये फोर्स का भी डायरेक्शन है T3 का। ठीक है, अच्छा अब सुनेंगे बात को। जब ये जो ड्रॉप बना हुआ है यहां पर लिक्विड, ये इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ऐसे रुका हुआ है स्टेबल कंडीशन में। ऐसे ऐसा नहीं है बीच का कोई फोटो खींच के आपने किया हुआ, ये रुका है ऐसे ही, मतलब ये इक्विलिब्रियम में। मतलब क्या है ये? मतलब स्टेबल है। इस केस में क्या होगा? देखो कोई भी चीज स्टेबल कब होती है? जब उस पे लगने वाले जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, या आप बोल सकते हैं जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। इस वजह से वो क्या है? इक्विलिब्रियम में। कैसे है? इक्विलिब्रियम, यानी रुका हुआ है, स्टेबल है। अच्छा अभी सुनो, यहां पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इन दोनों के सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, सुनेंगे बात को, वो मेरे पास कौन है? T1। अच्छा T3 यहां से कितना एंगल बना रहा है? तो T3 का यहां पर कुछ कंपोनेंट होगा। सोचो सोचो, पहले मैं T1 ऐसे लंबा सा बना देता हूं। ये बोलो T3 का यहां पर कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? T3 cos थीटा होगा, सही है। अच्छा यहां पर कौन सा फोर्स है? तो इक्विलिब्रियम पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे इसका भी कंपोनेंट आ गया, और यहां पर ऑलरेडी T1 था। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा? T2 के बराबर होगा। वापस से एक बार बच्चों, क्या बोला मैंने? इधर पे कौन सा फोर्स था पहले से? T1। इधर कौन था? T3। यहां से कुछ एंगल बना रहे थीटा, तो T3 का एक कंपोनेंट आएगा T3 cos थीटा। तो ये दोनों मिलके इधर पे कौन है? T2। तो इसको बैलेंस कर रहे होंगे, तभी ये इक्विलिब्रियम पर है। ये इक्वेशन कैसे बन सकता है बच्चों? हम लोग बोल सकते हैं T2 बराबर होगा T3 cos थीटा प्लस T1 के। बोलो इतनी समझ में आ गई बात? अरे इधर पे कितने फोर्सेस हैं? 2। कौन कौन है? T3 का एक कंपोनेंट है जिसको T3 cos थीटा बोलते हैं, और एक कौन है? ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर, मिलके बोले तो दोनों का सम ना, इज इक्वल टू इधर कौन है? तो इसके बराबर होगा। अब यहां से इक्वेशन बन गया, देख लो बच्चों। T1 को इधर भेजो,
जल्दी बोलो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो गया? अच्छा, T3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी भेज दो। बन गया कि नहीं बन गया? cos थीटा की इक्वेशन बन गई, क्या बन गई बताओ? cos थीटा इज इक्वल टू, अब इसको पकड़ के रखिएगा जो इक्वेशन बनाया हमने। अब इसी पर केस बात करना है अपने को, ड्रॉप बनने का केस बात करना है। क्या बात करना है? ड्रॉप बनने का। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पता है cos थीटा का रेंज क्या है? अभी मैथ्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा, है ना। मतलब एक्चुअल में होता है -1 टू +1, -1 टू +1 होता है, लेकिन ये 1 से एक्सीड करेगा क्या? साइन भी ऐसी होता है, -1 टू 1। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? cos थीटा सेम -1 से 1 के, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब याद रखिएगा, cos थीटा, ठीक है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पॉसिबल कंडीशन। अच्छा, और कुछ वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। cos 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। cos 0 कितना होता है? अच्छा, cos 90 कितना होता है? ठीक है, अगर अच्छा आपको पता है cos 180 कितना होता है? तो देखो, -1 से लेकर +1 तक इसकी वैल्यू दिखाई देती है आपको। ठीक है, इधर सुनेंगे बात को। अगर ना -1 आ गया तो ये 180 एंगल बता रहा है, मतलब क्या, 90 से ज्यादा हो गया। नेगेटिव वाले में एंगल कितना होगा? 90 से ज्यादा। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। -1 पे कितनी वैल्यू, एंगल कितना है? 180। 180 क्या 90 से ज्यादा है? ध्यान रखिएगा, जब भी cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इट्स एंगल इज ग्रेटर देन 90, मतलब ऑब्ट्यूज। मतलब ऑब्ट्यूज। 180 क्या है? 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज है। याद रखिए, इफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज नेगेटिव, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखा देता हूं, सुनो। ये cos थीटा की वैल्यू अगर बच्चों नेगेटिव आती है, सॉरी, इक्वल टू नेगेटिव है और 0 पॉइंट समथिंग है, नेगेटिव में क्या है? 0 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूज। और इफ इट इज पॉजिटिव और 0 पॉइंट समथिंग है, पॉजिटिव में 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये थीटा जो होगा बच्चों वो क्या होगा? अक्यूट होगा। और अगर बच्चों cos थीटा अगर ग्रेटर देन 1 आता है, एक से बड़ा आता है, तो इम्पॉसिबल कंडीशन है ये। कैसी है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इम्पॉसिबल कंडीशन है, इम्पॉसिबल। सही है, इतना याद रहेगा। क्या बोला मैंने? टेक्स्ट बुक में नोट करके रखो उसको, जहां पर ये टॉपिक चल रहा है वहीं पर, क्योंकि अभी कहानी वहीं पर बात चलने वाली है। जो कंडीशन लिखेंगे हम लोग उसी पर बात करेंगे। पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या ये इक्वेशन बनाया आप सभी बच्चों को समझ आया? इक्वेशन कैसे बनाया बताओ? इधर कौन था? इधर कौन था? इधर कौन था? अब T3 इधर और इधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है वो ड्रॉप कैसा बना अपना। तो T3 यहां पर थीटा एंगल बना, T3 का यहां पर कंपोनेंट आएगा क्या? अच्छा, ये दोनों मिलकर T2 को बैलेंस कर रहे होंगे, तो हमने इक्वेशन बनाया T2 इज इक्वल टू, देखो ये वाला स्टेप टेक्स्ट बुक में उसमें नहीं लिखा होगा ना, टेक्स्ट बुक में लिखा है T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा, देखो लिखा है टेक्स्ट बुक में। हाँ, रीअरेंजमेंट नहीं लिखा है, डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप लिखा हुआ है। देखो जरा टेक्स्ट बुक में, ये स्टेप मिला, ये वाला आगे पीछे होगा थोड़ा, T1 प्लस T3 cos थीटा, बस इसको रीअरेंज करके ये बन गया। सभी बच्चे cos थीटा का फॉर्मूला याद कर लो, क्या बन गया अभी? T2 माइनस T1 अपॉन T3 बन गया। और मैंने क्या चीज सिखाया? मैंने आपको चीज सिखाया क्या? cos थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है और पॉइंट में आ रही है, तो थीटा आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। अगर पॉजिटिव आ रही है, पॉइंट में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है
और 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, नहीं समझे बात को, तो अक्यूट होगा ना। हाँ पॉजिटिव रहेगा। एक काम करो, रुको मुझे एक चीज बताओ, चलो कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, कितने एंगल पर बताओ। हाफ मतलब 0.5 होता है, बताओ हाफ कब आता है, कितने एंगल पर। 60 पर आता है, 60 90 से कम है, अक्यूट एंगल। समझ गए बात को, जो कंडीशन बता रहा हूं वो फुलफिल्ड होगी। अच्छा और जैसे फॉर एग्जांपल कॉस 120 बताओ मुझे कितना होता है, 120 सॉल्व करो, माइनस माइनस हाफ आएगा सभी बच्चे। कॉस 90 प्लस 30 कर दूंगा उसको, ASTC रूल से सॉल्व करूंगा तो वो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस हाफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अच्छा माइनस 0.5 आ रहा है, माइनस 0.5 कितना एंगल दिया था मैंने, 120। 120 एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। कंडीशन जो बोल रहा हूं उसको याद रखिए एकदम अच्छे से। अब इसको कैसे यहाँ पर, क्योंकि मैंने एंगल लेकर क्यों नहीं एक्सप्लेन किया अभी, क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर में खेलना है यहाँ पर अभी थोड़ा सा, तो सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव और ये पॉइंट वाला इतने कहानी पता होनी सभी बच्चे। कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव और पॉइंट में आती है तो एंगल होगा एक्यूट, क्या होगा बच्चों, एक्यूट। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव और पॉइंट में आती है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है तो ये इंपॉसिबल कंडीशन है, क्योंकि रेंज ही नहीं है उसका, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो वहां पर ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा, वहां पर ड्रॉप बनेगा नहीं। तो यही बस आपको कंडीशन डिस्कस करनी है, इतना साइड में लिख लिया, आ जाओ इसको बात करते हैं अभी। पॉइंट कहां से लिखेंगे बच्चों, इधर आ जाओ। यहां से टिक मार्क करो, व्हेन मत लिखो, कंसीडर लिखो, क्या लिखो, कंसीडर। फर्स्ट पॉइंट लिख दो, जो बता रहा हूं आंसर एकदम अच्छे से करना है, ऐसे ही बहुत इजीली कर पाओगे इसको भी। कंसीडर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज ड्रॉप्ड ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है, इतना कर लो। लिक्विड या तो उसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा या तो ड्रॉप फॉर्म करेगा, या तो क्या फॉर्म करेगा, दो कंडीशन हो सकती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्टली आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, ये थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। थीटा कौन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर, तो सॉलिड और लिक्विड की जोड़ी के लिए आपके पास थीटा जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अच्छा मैंने ये सब T1 T2 T3 बता चुका था ना, कितने इंटरफेस थे हमारे पास, 3। T1 किसके बीच में था, इधर था, लिक्विड और सॉलिड या सॉलिड लिक्विड के बीच का था। T2 किधर था, एयर और सॉलिड के बीच। और T3 याद करो, नहीं लिक्विड और एयर, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट समझोगे तो आपको, पॉइंट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में ना ये लिख दो बच्चों, सेकंड पॉइंट में T1 इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स मैंने क्या बोला, T क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। पॉइंट समझ आ रहा है, नहीं डायग्राम देखो तो समझ आए, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस एट T2 किधर था, T2 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेस, ठीक है। T3 बता दो, T3 खुद से एयर और लिक्विड इंटरफेस, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे डायरेक्टली, ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड ना। थर्ड पॉइंट यहां पर आ जाओ, फॉर इक्विलिब्रियम, क्या बोलोगे बच्चों, यहां से डायरेक्टली थर्ड पॉइंट आ जाओ, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप। ये कंडीशन कैसे मैंने इक्वल किया था आपको समझ में आ गया, इसका एक रीअरेंजमेंट बता देना आप लोग, T2 माइनस T1 एक स्टेप लिख देना यहां पर,
ठीक है, फिर T3 को यहां भेजूंगा तो ये स्टेप आ जाएगा। समझ गए, एक स्टेप लिखकर ये कंप्लीट कर देना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये है फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको क्या सिखाती है बच्चों, कुछ केसेस बताती है। क्या बताती है? फर्स्ट केस बात करते हैं। कौन सा केस? फर्स्ट केस। तो अभी पहला केस जरा चेक कर लीजिए बच्चों, पहला केस जरा बात कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट केस जरा चेक करना बच्चों। हाँ, मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या इक्वेशन समझ आ गया? ये हमने इसको ही अभी प्रूफ किया इसको। ये इधर सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, पहला कंडीशन, T2 जो है वो T1 से, T2 कौन है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, कहां पर? एट सॉलिड एयर इंटरसेप्ट या एयर सॉलिड इंटरफेस। सही है। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, आप मुझे बताओ ये वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अगर ये बड़ा है, पहला वाला क्या है? बड़ा है, बड़े में से छोटा निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ गई? तो उधर पे क्या लिखाया था मैंने? पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी बताई थी, पॉजिटिव आ गया। उसी के साथ साथ पॉजिटिव तो आ ही गया है, उसके साथ एक और कंडीशन बात करता हूं कि अगर ये ऊपर वाला कौन, न्यूमरेटर, इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, अगर ऊपर वैल्यू कम है और नीचे ज्यादा है तो इसका आंसर 0 पॉइंट में आएगा। कैसा आएगा? अच्छा, कोई भी नंबर बताओ बच्चों, कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर बोलो। अरे कोई एक नंबर बोलो, 1 या उससे ग्रेटर कोई भी नंबर बोलो मुझे। 6, ओके ठीक है, 6 बोल दिया। अब अपॉन में 6 से ग्रेटर कोई भी नंबर बोलो। हाँ, 9, ओके चलो 9, 9 1 जा 9, 9 के टेबल में 6 नहीं आता, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद 9 6 जा 54, 0.6 आ रहा है। तो जब नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, ऊपर छोटा होता है, तो 0 पॉइंट में आता है आंसर। कोई भी करके देख लो। आप बोलोगे सर 6 के नीचे सिर्फ एक 7 करके देख लो, नीचे अगर थोड़ा भी बड़ा रहेगा ना ये पॉइंट में आएगा। 7 1 जा 7, पॉइंट लगाया 0, समझ में आ रहा है? उसके बाद 7 8 जा 56, देखो 0.8 आ रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे बोल दो। तो आपको इससे क्या समझ आया? मैंने बोला कि T2 इज ग्रेटर देन T1 से समझ आया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब मैंने ये कंडीशन बताया, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो आपको समझ में आया 0 पॉइंट में आएगा। और मैंने आपको कंडीशन क्या बताया? जब पॉजिटिव और 0 पॉइंट में आंसर आए तो ये थीटा क्या होगा? अक्यूट होगा, मतलब 90 से कम होगा। अब ये कंडीशन आप देख लो, ये 90 से कम वाली कंडीशन है कि नहीं? अब पॉइंट पढ़िए, अगर पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना बच्चों। इधर देखो, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, इक्वेशन को देखते रहिए, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर ऊपर वाला छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 0 पॉइंट में आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 पॉइंट में आएगा। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट रे बाबा, है ना? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? एक्यूट। क्या ये याद रखना आसान नहीं है? अभी जो मैंने कंडीशन बताया उस हिसाब से, ठीक है। दूसरा करें अभी, ओके। दूसरा पॉइंट, इसको देख लो। ये इधर देखो बच्चों, cos थीटा फिर से लिखता हूं, अब की बार अब सरकार कौन सी बनेगी वो लोगों को डिसाइड करने दो।
ए हाँ, ये जो कंडीशन है इफ T2 इज लेस देन T1, क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों? ए अगर ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा माइनस करूंगा तो, अरे भाई मान लो ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, 2 - 3 कितना होगा? तो नेगेटिव आएगा ना बच्चों। तो ये कंडीशन आपको क्या बता रही है कि ये टर्म क्या होगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? नेगेटिव आएगी। अच्छा दूसरी कंडीशन सेम देता हूं मैं कि T2 - T1 ये सेम ही है, कम है जैसा पहले में था, लेस देन ही T3 है। तो ये आपका अगर नीचे वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है तो अगेन 0 पॉइंट में आएगा, और लेकिन नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? और नेगेटिव आएगा, 0 पॉइंट में आएगा, तो आपको पता है थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। पढ़ लो पॉइंट, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ए T2 इज लेस देन T1, अगर ये कम हो गया तो नेगेटिव होगा, और ये वही है जैसा पहले था, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, उस केस में 0 पॉइंट में आता है। cos थीटा पॉजिटिव, सॉरी cos थीटा नेगेटिव हो गया, लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और ये वाला कंडीशन है वो, बोलो आया? आ गया? नहीं आया? बहुत आसान है, अगर आप इसको इसको ये कंडीशन समझ में आने लग गई आपको। नंबर लेकर एक्सप्लेन करूं कि समझ गया? सबको समझ गया ना? बस इतना करके फिजिक्स स्टॉप करता हूं। ये कंडीशन देख लो बच्चों, ये क्या है? पानी और क्लीन ग्लास के केस में ऐसा होगा। cos थीटा इज इक्वल टू T2 - T1 अपॉन T3। यहां पर क्या कंडीशन बोला है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के, ये देखो T2 - T1 इज इक्वल टू T3, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मान लो ये भी 10 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके कितना 10 आ रहा है, ये भी कितना है 10/10, आंसर क्या आएगा? तो जब बराबर हो जाएंगे तो ये 1 आएगा। और आपको पता है कि ये 1 कब आता है? जब थीटा, नहीं समझे बात को, जब थीटा कितना हो, और एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 किस में होगा? वाटर, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास के केस में। आ रही बात समझ में? कि अभी बत्ती गुल है, समझ गया? ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस इम्पॉसिबल वाला है, जिसमें ड्रॉप बनेगा नहीं, 0 ही बन रहा है ना, एंगल तो डायरेक्ट 0 बात करें ना। हाँ तो 0 90 से कम ही हो गया ना वो, समझ? अपन अक्यूट कब बोलते हैं? जब 0 और 90 के बीच में हो। अभी तो डायरेक्टली 0 ही हो गया ना। cos थीटा की वैल्यू जब 1 होती है तो एंगल कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ डायरेक्ट 0 बात करेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0। अपने को कब अक्यूट बोलना है? जब 90 से कम रहे। तो हम लोग जनरली यूजर नंबर तो बता नहीं सकते, तो 90 से कम यानी अक्यूट बोलते हैं। अच्छा लास्ट कंडीशन क्या है बच्चों? ये इधर सुनो, इम्पॉसिबल कंडीशन क्या है, लिखा चुका हूं मैं इसके बारे में आपको। जरा मुझे बताइएगा बच्चों, चलो क्या आप बता सकते हो? सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये वाला टर्म बड़ा है इससे, यानी ऐसा बोल दूं ये पूरा टर्म जो है ना वो ग्रेटर देन, अब कोई भी नंबर लो मुझे बताओ, चलो कोई भी नंबर लो बताओ, कोई भी नंबर बोलो, 6, चलो ठीक है। नीचे जो है, नीचे आपको कम नंबर बताना है इससे, नीचे से कम कोई भी नंबर बोल दो, 2, 2 ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना आ गया? जब भी ऊपर वाला नंबर बड़ा रहेगा और नीचे वाला क्या होगा, तो ये 1 से ग्रेटर ही आएगा। देखो 3 नंबर आ रहा है, इससे थोड़ा भी अगर आप छोटा ले लेते हो ना, 5 ले लेते हो, नीचे छोटा ही लेना लगे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1.2 1 से ग्रेटर आ रहा है बच्चों, बराबर रहता है तो 1 आता है ना। तो अगर नीचे कम नंबर है ऊपर ज्यादा है तो ये 1 से ग्रेटर आएगा। और 1 से ग्रेटर कौन सा कंडीशन है? कॉस का रेंज ही नहीं होता उसमें, इम्पॉसिबल कंडीशन है, एंड ड्रॉप विल नॉट फॉर्म। समझ आ रहा है?
ओके, लिक्विड सरफेस पूरी तरीके से फैल जाएगा इसके ऊपर और ड्रॉप बनेगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ड्रॉप बनने की कंडीशन बात कर रहे थे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? ड्रॉप बनने की कंडीशन बात कर रहे थे। तो ऐसा अगर केस रहा तो ड्रॉप बनेगा ही, समझ गए बात को? तो टोटल 4 केस आपको, चलो इक्वेशन बताओ क्या कर रहा था हम लोग ने। इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। अब सुनिएगा बात को अच्छे से। पहला पॉइंट, T2 माइनस T1 करते हैं ना अपन, तो अगर T2 बड़ा होगा T1 से तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ऊपर वाला अगर मेरा छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, T2 माइनस T1 इज स्मॉलर और T3 इज ग्रेटर, तो ये हमेशा 0 पॉइंट में आएगा। पॉजिटिव और 0 पॉइंट में रहेगा तो थीटा अक्यूट। खत्म हो गई कहानी। दूसरा कंडीशन, इफ T2 माइनस T1, वही सेम इक्वेशन है, T2 अभी छोटा है और T1 बड़ा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और बाकी ऊपर नीचे वाली कहानी सेम है, ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है तो ये 0 पॉइंट में है। नेगेटिव और 0 पॉइंट में रहा तो थीटा ऑप्टिक्यूस रहेगा। अच्छा, अगर दोनों बराबर है, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। और ये प्योर वाटर और क्या नाम है, क्लीन ग्लास वाली कंडीशन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है उसके अंदर हम लोग को क्या बोलना है, अगर ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ऊपर अगर बड़ा है नीचे छोटा वैल्यू, तो ये हमेशा डिवाइड करके 1 से ज्यादा आएगा। और अगर cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो इम्पॉसिबल है, तो ड्रॉप बनेगा ही नहीं, ड्रॉप विल नॉट फॉर्म। खत्म कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है समझ में आ गया? ये हमारा, अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो हमारे कितने पॉइंट्स थे बच्चों? ये 4th पॉइंट था हमारा शायद से ना, देखो ये 4th पॉइंट था जिसमें आपको 1 2 ठीक है 3 और 4 केस कर देना, यहां पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग मतलब फिजिक्स का यहां पर स्टॉप करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। हाँ, बॉस रूम जाके आ जाओ।